विप्रो वाली कहानी है कि विप्रो में मैंने 1 रुपया डालता तो मेरा इतना करोड़ रुपया हो जाता। तो अनलिस्टेड में कहानियाँ तो है ही। माय पॉइंट इज कि एक आम इन्वेस्टर जो है वो अनलिस्टेड में इतना सोच समझ के इन्वेस्ट करेगा, इतना रिस्क लेगा कि लिक्विडिटी रिस्क है जो सबसे बड़ा चीज़ है कि पैसा अटक गया वहाँ पे। जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई किया था उस कंपनी के, उनके पैसे वापस आ चुके हैं, बट अनलिस्टेड इन्वेस्टर्स के नहीं आए हैं। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप इन्वेस्ट करो और कंपनी का आईपीओ नहीं आएगा। देर आर सो मेनी गुड कंपनीज अवेलेबल, स्पेशली इन दिस मार्केट राइट नाउ विच वी आर इन। वो 10 के मल्टीपल पे बहुत ही सारी अच्छी कंपनियां हैं। ये किस कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए है? ये एक आम आदमी जो जिसके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेबल कैपिटल नहीं है, वो इस एसेट क्लास में मत आइएगा प्लीज़। हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और फेस टू फेस में आपका स्वागत है। आज अगर आप इन्वेस्टिंग या छोटी कंपनी में इन्वेस्टिंग या अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टिंग ये सब के बारे में सीखना चाहते हैं ना, तो आप लास्ट तक रहिएगा। बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। पर्टिकुलरली अगर आप सपोज जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप अपना अनलिस्टेड स्टॉक्स में या छोटी कंपनी एसएमई कंपनी कह दीजिए, उनमें इन्वेस्ट करके बड़ा वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आज आप डेफिनेटली पूरा वीडियो देखिएगा। और आज लंबा टनेगा। हाँ, ये छोटा मोटा वीडियो मुझसे नहीं होता है, लंबा टानेंगे, पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बिकॉज ये सब्जेक्ट डिजर्व करता है कि हम डिटेल में डिस्कशन करें। ठीक है, तो आज मेरे साथ जो जुड़े हैं हमारे गेस्ट, ये एक्चुअली इंडिया के बाहर जॉब करते थे, काम करते थे, रिसेंटली इंडिया आ गए वापस और यहाँ पर अब अपना बेस बना रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं और इन्वेस्टिंग के अंदर में काफ़ी अच्छी खासी पकड़ इन्होंने डेवलप कर ली है। तो सीखने के लिए मुझे लगता है इनसे अच्छा टैलेंट इंडिया में अब नहीं मिलेगा। तो चालू करें, वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट को, चिंतन जी को। हेलो जी। थैंक यू वेरी मच सर। पहले तो तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे जैसे स्मॉल इन्वेस्टर को यहाँ पे बुलाया है। अच्छा। इस मंच पे मैंने काफ़ी वीडियो देखे हैं सर आपके, एंड व्हाट यू आर डूइंग फॉर द इन्वेस्टर कम्युनिटी एट लार्ज इज जस्ट अमेजिंग सर, एंड आई फील सो ऑनर्ड टू बी सिटिंग अक्रॉस टू यू। रियली आई थिंक दिस इज सम काइंड ऑफ वैलिडेशन दैट हाँ, जो मैंने काम किया है थोड़ा सा मुझे कुछ दिख रहा है कि हाँ मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ सर। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वैसे आपके जैसे स्मॉल इन्वेस्टर और पैदा हो जाए दुनिया में, हमारे भारत में आपके जैसे छोटे, बिकॉज छोटे तो आप नहीं हैं, बिकॉज हुएवर हैज़ मेंशन अबाउट यू हैव वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर यू। तो कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था कि मैं आपको इन्वाइट करूँ। और थैंक यू, आप कैलकाटा आए। बहुत कम लोग आते हैं कैलकाटा, बट आई एम ग्लैड दैट यू केम फॉर दिस रिकॉर्डिंग पर्पस। तो सर ये एक्चुअली मैं पहले भी कलकत्ता आ चुका हूँ। अच्छा। सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एमबीए सर, वहाँ पे मैं IIM कलकत्ता में जोका कैंपस में मैंने इंटरव्यू देने पहली बार आया था। अच्छा। तो आई हैव बीन ऑलवेज बीन इन लव विद कलकत्ता, सो थैंक यू फॉर giving me an opportunity to be here once again sir. Lovely. Actually, that is some of the things which Calcutta has, and it's a great asset we all have. तो फॉर्मेट ऐसा रखते हैं, आपने पीपीटी बनाया बहुत प्यारा सा, अपने उस पीपीटी के थ्रू जाएंगे, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होने वाली है अनलिस्टेड स्टॉक्स और एसएमई इन्वेस्टिंग, ये दोनों में। इसके पहले कुछ वीडियो में दोस्तों मैंने एसएमई पे काफ़ी बातें की थी, समझाने की कोशिश की थी आपको कि आपको क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत बातें हुई, चाहे वो संदीप जी से हुई, चाहे और भी जो हमारे गेस्ट आए एसएमई के। आज इनके साथ थोड़ा एक स्टेप पीछे भी जाने वाले हम लोग, अनलिस्टेड के बारे में काफ़ी बातें करेंगे, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ क्वेरीज विच पीपल हैव कि यार मुझे NSE का शेयर खरीदना है, मुझे फलाना का शेयर खरीदना है, वो तो लिस्टेड नहीं है, उसको मैं कैसे करूँ, क्या सेफ है खरीदना। तो ये सारे प्रश्नों का जवाब आज चिंतन भाई से लेंगे हम लोग। बट उसके पहले आपके बारे में जानेंगे कि कब चालू हुआ, कैसे चालू हुआ, जर्नी कॉलेज कब किया आपने, और शेयर बाजार में कहाँ से आ गया कीड़ा आपके अंदर। बिल्कुल सर। तो सर मैं गुजराती हूँ, अहमदाबाद में पला बड़ा। अच्छा। मैंने मेरा स्कूलिंग भी वहीं से किया। मैंने फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, दैट वाज फ्रॉम नडियाद। और उसके बाद टिपिकल गुजराती फैमिली में जो एक रहता है कि नहीं, पहले बेटा भाई, मेरे घर में एक्चुअली 22-23 डॉक्टर हैं। अच्छा। तो पहले आपको डॉक्टरी करनी है, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। अच्छा। मेरे 1 मार्क्स से मेरा रह गया, तो मैंने इंजीनियरिंग ली। फिर घर में बहुत सारे लोग इंडिया के बाहर भी है। अच्छा, अभी कंप्यूटर इंजीनियर बन गया हो तो इंडिया से बाहर ट्राई करो, तो US के लिए ट्राई किया, जो हुआ नहीं, वीज़ा नहीं मिला। तो MBA ट्राई किया, वहाँ पे सिम्बायोसिस पुणे से SIBM से मैंने MBA किया।
और वहीं से मुझे जॉब मिल गई. आई वॉज विथ इन्फोसिस, वहाँ पे मैंने 4 साल काम किया. फिर मैं TCS में था, वहाँ पे 3 साल था. और फिर लास्ट में आई थिंक 11-12 साल में एटॉस में था. इट्स फ्रेंच IT कंपनी. अच्छा. तो उसमें मैंने आई वर्कड अक्रॉस मल्टीपल फंक्शन, मल्टीपल रोल्स. मैंने मतलब SAP फंक्शनल कंसल्टेंट से शुरुआत की थी मेरी जर्नी की. जी. और फिर अलग अलग रोल करता रहा. जो अच्छी चीज़ वो थी कि सर मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के फैक्ट्रीज में देख चुका हूँ. एज दिस मैं ग्लोबल टेम्पलेट रोल आउट और डेवलपमेंट पे काम करता था. तो मैं जैसे न्यूजीलैंड में मैंने कोको कोला की फैक्ट्री देखी हुई है. मैंने जर्मनी में प्रॉक्टर एंड गैम्बल की फैक्ट्री देखी हुई है. मैं क्राफ्ट और कैडबरी का इंटीग्रेशन TCS ने किया था, उसमें मैं काफ़ी सारी फैक्ट्री मैं देख चुका हूँ. ऑस्ट्रेलिया में, फिलीपींस में. तो इन सब चीज़ों से मुझे एक अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग मिला कि कैसे काम करती है ये बड़ी कंपनियाँ, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है. तो उससे मुझे काफ़ी एक along with my MBA background, that gave me a lot of understanding of how things can be done in a very organized and matured fashion. फिर मैं मतलब once I got a little bit matured in my career, मैं pre-sales और फिर business development में गया. वहाँ पे I used to go through hundreds of document, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, उसमें समझना पड़ता है जो कस्टमर ने दिया है और उसके हिसाब से आप अपना रिस्पॉन्स तैयार करते हैं. तो उसकी वजह से आई हैड टू गो थ्रू सो मेनी डॉक्यूमेंट्स. तो एक वो पकड़ आ गई कि हाँ भाई कहाँ पे पॉइंट क्या है, क्या कैसे निकालना है. तो वो जो मुझे जब RHP पढ़ना शुरू किया तो वो मुझे काफ़ी हद तक हेल्प हुआ. So, मेरे जो दोस्त और जो लिसनर जो सुन रहे हैं जो IT में है, यूज वॉट यू हैव एंड अप्लाई योर सेल्फ इन इन्वेस्टिंग वर्ल्ड. आप कर सकते हैं. अगर आप कोडिंग कर सकते हो तो आप पाइन स्क्रिप्ट पे कुछ कर सकते हैं, या पाइथन आता है तो आप you are actually much better equipped than some of us. I don't know about you, sir, but नहीं वो तो है एकदम. इनफैक्ट एक कॉमन सा थॉट प्रोसेस है ना सर कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो इन्वेस्टिंग के लिए बना है और एक टेकी जो है वो ट्रेडिंग के लिए बना है. तो इस मिथ को जरा आप नेगेट कर दीजिए, बिकॉज आप तो खुद ही टेकी रहे हैं, राइट? तो आप इन्वेस्टिंग में कैसे घुस गए? आप नहीं वो ब्रोकर का API के थ्रू ट्रेडिंग व्यू इंटीग्रेट करके ट्रेडिंग करने में लग गए? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि हर एक चीज़ में टाइम लगता है. ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते. तो जैसे मैं बोलूँगा तो मैंने सर कम से कम 500-600 RHP ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ. ओह माय गॉड. ओके. और उसके बाद अभी मुझे उतना टाइम नहीं लगता है. जब मैंने शुरुआत की थी आई यूज्ड टू स्पेंड 4 hours 5 hours ऑन रीडिंग अ पर्टिकुलर RHP. बट अगर अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे हार्डली 15-20 मिनट लगते हैं, क्योंकि मुझे पता है कहाँ पे मुझे क्या ढूंढना है. तो वो एक आप शुरुआत करिए. देयर इज वन सेइंग, राइट, कि आई डोंट नो व्हिच साइंटिस्ट सेड दैट कि अगर आप 10,000 घंटे किसी चीज़ में बिताएंगे तो आप उस चीज़ की मास्टरी हो जाती मतलब है. वर्ल्ड के 98% और 99% लोगों से आप बेहतर बन जाएंगे उस चीज़ में. तो इट इज़ जस्ट एक्जैक्टली सेम थिंग, अप्लाइंग योर सेल्फ अगेन एंड अगेन इन टू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी. एक तो वो हुआ. सर गुजराती हूँ तो क्या होता है कि अहमदाबाद में स्टॉक मार्केट की बातें होती रहती है सर. कोई भी सोशल गैदरिंग हो तो आपने ये देखा मैंने रिलायंस का लिया है या मैंने टाटा का लिया है. My mother, she was working. She had her own financial consultancy firm as well. Wow. But वो एक ही करती थी, वो हर एक IPO में अप्लाई करती थी और वो सारे होल्ड करती थी. अच्छा. तो काफ़ी कंपनियां डूब भी गई है. उनका जो भी 10-15 हज़ार जो डालती थी वो जीरो भी हो चुके हैं. बट शी वॉज एबल टू फाइंड सम ऑफ द कंपनीज एंड स्टिक ऑन टू देम. जैसे L&T हो गया, अल्ट्राटेक हो गया, TCS, उनके पास IPO के ज़माने के शेयर्स हैं. वो डिविडेंड और स्प्लिट और बोनसेस वो सब पकड़ के दैट हैज बिकम अ साइजेबल चंक फॉर एज वेल. सो स्टॉक मार्केट से पहले से एक लगाव तो था ही सर. मेरा MBA का बैकग्राउंड डेफिनेटली हेल्प मी अंडरस्टैंड कि कैसे समझना है. प्लस मैं मेरी जॉब के थ्रू मैं इतना सब जगह पे घुमा हूँ. आई हैव सीन द टेक्नोलॉजी इवॉल्विंग इन डिफरेंट कंट्रीज. तो एक अंदर से एक वो लेट्स से मैं तैयार हो गया था. बीच में मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया, FNO का ट्राई किया, इंट्राडे ट्राई किया इन 2008 और 2009-10 ऐसा कुछ. बट इट वाज नॉट कॉन्शियसली. मैं थोड़ा किया बट वो एक जो बोलते हैं ना आपकी आपको आवाज नहीं आई. हाँ, वो वैसा नहीं आया था. और लॉस भी हुआ है, ऐसा नहीं हुआ था. बट इट वाज वेरी स्मॉल लॉस, मैनेजेबल वन. 1-2 लाख का कुछ तो लॉस होगा इंट्राडे ट्रेडिंग में. तो मैंने कहा नहीं ये कुछ करते हैं. तो वो मेन जब हुआ तो दैट वाज मेनली जस्ट अराउंड कोविड टाइम्स. ओके. मेरी IT कंपनी में मुझे ये सहूलियत थी कि मैं घर से काम कर सकता हूँ. अच्छा. तो वो एक पहले से ही था मेरे साथ. तो वॉट एवर, एंड इट वॉज नॉट कंटिन्यूस 9 to 5 जॉब फॉर मी. तो मेरे पास टाइम रहता था कुछ ना कुछ करने का. तो वहाँ से शुरुआत हुई. सदुपयोग, समय का सदुपयोग. जैसे एक तो गुजराती होने के कारण
एक माइंडसेट होता है ना कि भैया अपना समय ही सबसे बड़ा रिसोर्स है, उसको यूटिलाइज करना है। बिल्कुल। और एक ये भी मैंने देखा कि जो लोग बाहर रहते हैं दे हैव मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स डूइंग मोर थिंग्स, क्योंकि वो एक तो इमिग्रेंट है, तो आपके अंदर में एक अलग ही जज्बा होता है काम करने का, और जो अपने नेटिव प्लेस में बैठा रहता है वो ठंडा ही रहता है टिपिकली। मैं ऐसा नहीं मानूंगा सर, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन भी काफी ज्यादा होता है। हाँ। अगर मैं जैसे यूरोप में रहा हूँ तो आपको हर वीकेंड पे आप कहीं पे घूमने भी जा सकते हैं। हाँ, सही बात है। बराबर है। अलग अलग क्यूजीन आप ट्राई करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। बट वो आई वुड पुट इट इन दिस वे कि सर एक अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हाँ भाई मुझे कुछ और करना है। तो जब मैंने ये शुरू किया तो अंदर से एक ऐसा था कि मुझे मैं IT में हूँ, मेरी बेटी को मैं ये तो मेरा वो करेगी नहीं, माई वाइफ इज़ अ डॉक्टर, तो मेरी डॉटर उसकी ना मदर के प्रोफेशन में आगे बढ़ सकती है ना फादर के। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा ये मैं करता हूँ, दिस इज समथिंग आई कैन टीच हर। तो एक अंदर से एक वो चाह भी थी कि हाँ कुछ ऐसा करना है। एक एंटरप्रेन्योर स्पिरिट तो था ही, और लकीली उस टाइम पे मैं राइट टाइम पे एंटर हुआ, क्योंकि वहाँ पे ही SME का जो बूम शुरू हुआ था। राइट। एंड आई वाज एबल टू लैच ऑन टू दैट। तो शुरुआत में तो SME का मुझे भी इतना आइडिया नहीं था सर, मैं मेन बोर्ड में ही करता था। वहाँ पे बजाज फाइनेंस में अच्छे पैसे बने, IRCTC, सो प्लेटफॉर्म कंपनीज पे मुझे ज्यादा मजा आता था बीइंग एन IT गाय। राइट। तो जैसे ही SME का शुरुआत हुई तो NRL करके एक जो स्टॉक है, नूपुर रिसाइकलिंग करके, दिल्ली बेस्ड कंपनी है, तो दैट वाज माय फर्स्ट SME जो मैंने लिया। वहाँ पे काफी सारे पैसे बने। मैंने कहा अच्छा ये मजा आ गया। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ रहा है, बट यहाँ पे जो रिटर्न आ रहा है दैट इज लाइक क्रेजी। ओके, अगर आप इक्विटी में भी ले सकते हैं, अगर आप कैंसलिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मिल जाएंगे ऐसे सेटअप्स। करेक्ट। बट यहाँ पे क्या हुआ सडनली कि बहुत सारी अच्छी कंपनियां आ गई इन अ स्पैन ऑफ 3 to 3 years पीरियड, जो काफ़ी यूनिक थी, जो मेन बोर्ड में नहीं आ रही थी। तो जैसे अगर आप एग्जांपल देना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल ड्रोन की जो पहली कंपनी थी वो SME में पहले आई थी। बराबर, प्योर प्ले में बोल रहा हूँ। कुछ कंपनियां थोड़ा बहुत कर रही थी, बट तो द्रोणाचार्य करके जो कंपनी थी दैट वाज द फर्स्ट वन व्हिच वाज ओनली फोकसिंग ऑन द ड्रोन टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। मेन बोर्ड में तो आइडिया फोर्स बाद में आया था। तो ये मुझे चीज़ अच्छी लगी। अगर VFX इंडस्ट्री अगर आप पकड़ लेते हैं तो मेन बोर्ड में अभी एक ही प्योर प्ले कंपनी है प्राइम फोकस करके, बट अगर आप SME में देखते हैं तो कम से कम 4-5 कंपनियां आ गई है। बेसिलिक फ्लाई हो गई, फैंटम VFX हो गई, पिक्चर पोस्ट हो गई, डिजीकोर हो गई। तो देर आर सो मेनी कंपनीज विच आर देयर विच आर ट्राइंग टू ग्रो बिग। एंड यहाँ पे आपको ये कंपनी को आप उनकी शुरुआत से आप अगर साथ उनको दे रहे हैं, उनको अटेंशन दे रहे हैं, तो यू आर एबल टू मेक अ ह्यूज लेट्स से इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन दैट यू मेक इनटू दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो वो बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। और दूसरा ये होता था कि सर एक रिटेल माइंडसेट ऑलवेज रहता है कि इतना आ गया है लेके निकल लेते हैं। तो मतलब रिटेल में दोनों तरह से होता है कि हाँ जब आ रहा है तो आने देते हैं, जब जा रहा है तो नहीं मार्केट गलत है मैं सही हूँ, वो वाला माइंडसेट है। तो SME में वो थोड़ा सा एक आपको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि एक बार शुरू होगा तो आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे। तो एक डिसिप्लिन भी SME से आ जाती है, प्लस पोजीशन साइजिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है। रिटेल में आप लोगे तो आप 10,000 का लोगे, 20,000 का लोगे, 1 लाख का लोगे। SME में आपको कुछ भी करके मिनिमम 1.5 लाख का या 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आपकी जब बेट सही हो जाती है, आपकी प्रोसेस अच्छी हो जाती है, यू कैन टेक अ बिगर बेट्स विच विल गिव यू मच बेटर एंड फास्टर रिटर्न्स, जो मुझे मिला। अभी मैं नहीं बोल सकता हूँ, अभी का SME का क्लाइमेट आप सबको पता है। आई होप कि जल्दी ठीक हो जाए, बट लास्ट 3-4 years इट वाज रियली गुड टू बी एज एन SME इन्वेस्टर। करेक्ट। सो ये जो पूरा एक जर्नी होता है SME स्टॉक का, तो चालू तो ऑब्वियसली एक कंपनी अनलिस्टेड रहती है, काफ़ी टाइम तक अनलिस्टेड रहती है, उसके बाद में वो SME जैसे बोर्ड में आती है और फिर उसके बाद मेन बोर्ड में चली आती है। तो आज का डिस्कशन में इसको 2 भाग में तोड़ लेते हैं। पहले अनलिस्टेड की बात करते हैं, फिर SME सेगमेंट की बात करते हैं, और अगर समय रहा तो थोड़ा मेन बोर्ड पे चर्चा कर लेंगे, बट वो बाद में कर लेंगे। बट अनलिस्टेड स्टॉक में कैसे पहला कदम डालें? और ये स्टार्टअप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। टिपिकली स्टार्टअप में तो पता ही है कि वेंचर फंड्स होते हैं वगैरह होते हैं, आप उसमें पैसा डाल दीजिए, 5-5 लाख रुपए करके डाल दीजिए। बट मैं उनके बाद उस बिजनेस की बात कर रहा हूँ जो एस्टैब्लिश्ड है, सिर्फ प्रॉफिटेबल है, थोड़ा उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। स्टार्टअप अलग ही कैटेगरी, अलग ही सोच वाली दुनिया है वो। बट अगर अपने लोग वाली दुनिया की बात करें तो अपने को प्रॉफिट जमता है। बिल्कुल। तो उसमें कैसे चालू करें? तो मैंने कैसे किया, आई थिंक दैट विल आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
तो सर अगर आपने एसएमई में देखा होगा 2023 में कि सब्सक्रिप्शन पागलों जैसे हो रहे हैं 100 टाइम्स 200 टाइम्स तो उसमें आपके हाथ में कुछ आता नहीं है। और उस टाइम पे लिस्टिंग में 90% का कैप नहीं था। तो लिस्टिंग हो रही है 200 टका पे 300 टका पे लिस्टिंग हो रही है। मेरी भी कुछ कंपनियों की ऐसे हुई है लिस्टिंग। तो जिसको लग जाता था वो लॉटरी हो गया था। या तो फिर आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल है, क्योंकि एसएमई में इट वाज नॉट प्रोपोर्शनल, सॉरी इट वाज अ प्रोपोर्शनल कि आप जितना कैपिटल लगाओगे उसके हिसाब से आपको अलोकेशन होगा। मेन बोर्ड में वो चेंज हो गया था। अगर आपको 2 लाख का लगाएंगे तो आपको 1 ही लॉट मिलेगा। 10 लाख का लगाओ तो आपको जो भी 12-13 लॉट जो भी है वो उतने ही मिलेंगे। बट एसएमई में ऐसा नहीं था। तो या तो आपके पास कैपिटल होगा या लक होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। सही बात है। तो वहां पे हम थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि यार इसमें हाथ में कुछ आ नहीं रहा है तो क्या करें। सो वी सेड कि ओके लेट्स गो वन स्टेप बियॉन्ड, तो अनलिस्टेड में चलते हैं। उससे पहले भी मैंने थोड़ा बहुत ट्राई कर लिया था सर। मैंने एपीआई होल्डिंग जो फार्म इजी है वो मैंने लिया था, एंड बीरा भी लिया हुआ था, क्योंकि मैं बेल्जियम गया हूँ तो मैंने बहुत सारी बियर ट्राई की हुई है वहाँ पे। तो एक बीरा का यहाँ पे जब आके टेस्ट किया तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा चलने वाला है। बट दोज वेर हॉरिबल डिसीजन, एपीआई हैव लॉस्ट मोस्ट ऑफ माय होल्डिंग। बट वहाँ पे वो बहुत ही पहले का था तो मैंने बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट किया था, तो इट डिडंट हर्ट मी फाइनेंशियली। Also, one thing I want to tell to all the viewers who are watching कि सर देखिए SME रिस्की इन्वेस्टमेंट है। मैंने जब शुरू किया आई वॉज फाइनेंशियली स्टेबल, मुझे कोई लाइबिलिटीज़ नहीं थी सर। मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग हो चुका था। आई हैड EPF, आई हैड VPF, आई हैड PPF, आई हैड NPS, मेरा वॉलंटरी भी था और मेरा कॉर्पोरेट NPS भी था, प्लस मेरे म्यूचुअल फंड पे भी इन्वेस्टमेंट थे। तो आई डिडंट हैड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन माई साइड। इसीलिए मैं रिस्की एसेट्स के पीछे भागा, रिस्की इन्वेस्टमेंट के पीछे भागा जो मुझे रिटर्न दे सकती है, क्योंकि मेरा फ्यूचर काफी सिक्योर हो गया था उस टाइम पे। आई वॉज इन द जॉब क्लोज टू 17-18 ईयर्स मैंने जब एसएमई में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। तो मुझे वो अंदर से वो डर नहीं था, एक थोड़ा सा एक हिम्मत आ गई थी कि हाँ भाई तुम कर सकते हो, तुम रिस्क ले सकते हो। मतलब घर चलाने के लिए एसएमई इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए। तो आई एग्री एब्सोल्युटली, जैसे घर चलाने के लिए F1 नहीं करना चाहिए वैसे ही एसएमई नहीं करना चाहिए। वो मैं मानता हूँ सर। ठीक है। आपको करना है तब आप एक थोड़ा सा डू इन अ बेबी स्टेप, थोड़ा धीरे धीरे कीजिए, आप पकड़ मजबूत कीजिए। मैंने भी शुरुआत में एक ही लॉट से लेने की शुरुआत की थी, धीरे धीरे मेरा बढ़ता रहा। तो मैंने गार्गी लिया था तो मैंने 90 रुपये पे या 100 रुपये पे मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, एंड आई सोल्ड इट व्हेन इट वाज 1300-1400 रुपीज। या दैट वाज रफली 1.5 साल में रफली ये हुआ। मुझे उसमें अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं प्रेफरेंस में भी पार्टिसिपेट करूं, तो वो भी मैंने किया। सो आप जितना जल्दी पकड़ लेते हैं आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी उसमें बहुत जल्दी बढ़ सकता है। अगर आप कुछ और कंपनियों की बात करेंगे तो एक लॉट 20 लाख 25 लाख का हो गया था एसएमई का, ऐसी भी कंपनियां थी बराबर। तो जिन्होंने पहले ले लिया था डे 1 पे लिस्टिंग पे ले लिया था तो उनके 2-3 लाख रुपए सीधा 20 लाख बन गए थे इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे ये पॉसिबल है, बट देर आर सो मेनी कंपनीज विच गोज बैली अप एज वेल। तो प्लीज़ ये काफ़ी रिस्की है। अगर आपका कैपिटल लिमिटेड है, आपके लाइबिलिटीज़ है, तो आपको इसमें नहीं करना चाहिए। करेक्ट। म्यूचुअल फंड इज़ द सेफेस्ट, वो कीजिए सर। अगर आप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं तब आप इन सब में आइए, वरना म्यूचुअल फंड इन माई ओपिनियन इज़ द बेस्ट फॉर वर्किंग पीपल। एंड फेयर इनफ। चलिए, तो पीपीटी सामने है और हम लोग भी आपके सामने हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। पहले एक डिस्क्लेमर कर देते हैं। बिल्कुल सर। तो सर मैं सीबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ओके, मैं एक इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर हूँ। रिटेल इसलिए क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा कैपिटल है, बट माइंडसेट अभी मेरा रिटेल जैसा है। मैं रिस्क कवर्स हूँ। मैं हमेशा देखता हूँ मेरी एग्जिट मुझे कैसे मिलेगी मेरे इन्वेस्टमेंट में, वो मेरा हमेशा पहला पॉइंट रहता है कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले। तो प्लीज़ अगर मेरे कहने पे यहाँ पे मैं जो कंपनियों की बात करूँगा जिनका मैं नाम लूँगा उसमें मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया होगा, बहुत पहले भी किया हो सकता है। तो आप मेरे कहने पे उस कंपनियों में इन्वेस्ट मत कीजिए। अनलिस्टेड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ द प्राइस डिस्कवरी इज़ ऑलवेज एन इश्यू। तो मेरे ये वाले एपिसोड से आप प्लीज़ अनलिस्टेड में मेरे कहने पे शेयर्स मत खरीदिएगा। अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस कीजिए, आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनसे बात कीजिए और आप लीजिए। ओके, शेयर ऑफ। तो शुरुआत करते सर कि अनलिस्टेड शेयर्स क्या होता है। तो बेसिकली सिंपल भाषा में सर ऐसे है, आपको पता है कि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो लिस्टेड होते हैं एनएससी में या बीएससी में लिस्टेड होते हैं। जो एसएमई होता है वो कोई भी एक एक्सचेंज में लिस्टेड रहता है। तो अगर
अनलिस्टेड की बात करें तो ये शेयर्स लिस्टेड नहीं है। ओके, तो आपको आपके सपोज मैं जीरोधा यूज करता हूं, तो जीरोधा में आपको दिखेगा कि भाई यहाँ पे रिलायंस दिख रहा है, वहां पे टाटा दिख रहा है, यहाँ पे आपको आपके ट्रेडिंग टर्मिनल में नहीं दिखेगा, आपको आपके डीमैट में दिखेंगे ये शेयर्स। या डीमैट में तब दिखेंगे जब वो शेयर्स डीमैट हो चुके होते हैं। तो ऐसा भी हुआ है हमारे साथ कि शेयर्स हमें फिजिकल शेयर्स आए हैं। तो जब आप वो आपने सुना होगा कि हाँ बाप दादा की अलमारी साफ करते करते हमें कुछ शेयर्स मिल गए और लोग करोड़पति बन गए। हाँ। तो वैसे वाले फिजिकल शेयर्स भी अभी काफी कंपनियां इश्यू करती है। रिसेंट एग्जांपल C2C का था। C2C में हमने जब इन्वेस्ट किया था तो हमें फिजिकल शेयर्स आए थे। तो ऐसा कभी आपके पास होता है तो आप घबराइएगा मत, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। वहां पे आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है डीमैटेरियलाइजेशन का, वो आप फॉर्म भर दीजिए, साथ में वो फिजिकल फॉर्म भेज दीजिए, आपके शेयर्स डीमैट हो जाएंगे, आपको आपके NSDL या CDSL में दिख जाएंगे। श्योर। तो यूजुअली ये सारे जो शेयर्स होते हैं वो डीमैट में होते हैं। इसमें अभी कभी कभी क्या होता है कि सर अनलिस्टेड में जब हम प्राइमरी राउंड करते हैं, जब कंपनी से हम डायरेक्टली ले रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि ड्यू टू डिलेज एट आइदर NSDL और CDSL कहीं एक जगह पे अप्रूवल पहले आती है, कहीं एक जगह पे नहीं आती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके दोस्त के पास NSDL है, उसके पास वो कंपनी के शेयर्स आ गए हैं, और आपके पास CDSL है और आपके पास नहीं आए। तो आप घबराइएगा मत, ये इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, हो जाएगा। इट माइट टेक लिटिल लॉन्गर, बट आपके अकाउंट में वो शेयर्स आ जाएंगे। और ये आप कैसे करते हैं, तो आपने शार्क टैंक देखा होगा, सभी लोगों ने, बहुत ही अच्छा है। मैं तो कहता हूँ आई लव इट बिकॉज मुझे काफी सीखने को मिलता है उस शो से। सो ये सिमिलर टू है। डिफरेंस सर यहाँ पे आता है कि शार्क टैंक में कंपनियां उन शार्क के पास जाती है, यहाँ पे हमें कंपनियों के पास जाना पड़ता है, हमें चेक करना पड़ता है कि भाई कैसा मैन्युफैक्चरिंग है, कहाँ पे ऑफिस है, क्या कर रहे हैं। तो डिफरेंस वहां पे आता है और टिकट साइज में आता है सर। दूसरा है कि आप अगर अनलिस्टेड शेयर्स लेना चाहते हैं, तो मुझे भी मेरे ट्विटर हैंडल पे काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि सर मुझे पार्टिसिपेट करना है अनलिस्टेड में, कैसे करूं। तो सर यहाँ पे मल्टीपल रूट्स होते हैं। जैसे कि देखिए, आप अगर लेट्स से इफ़ यू आर अ CA फॉर एन एग्जांपल, आपकी कोई कस्टमर है जो आपको पता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो सर आप ऐसा नहीं है कि आप ये अनलिस्टेड शेयर खरीद लिए तो आप बेच नहीं पाएंगे। आप अनलिस्टेड शेयर को आप बेच सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जैसे आप नेट बैंकिंग से आप पैसे ट्रांसफर करते हैं, उसी तरह से आप अनलिस्टेड शेयर्स को बेच सकते हैं। बहुत सारे जगह पे पोर्टल्स में बेच सकते हैं, कोई इंडिविजुअल को भी बेच सकते हैं, हम बाद में वो कवर करेंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि देयर इज नो रेगुलेटेड मार्केट। तो यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी जो होती है वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है, आपको पता नहीं चलता है कि आप सही प्राइस पे खरीद रहे हैं कि नहीं। तो रिटेल इन्वेस्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पे आता है। उनको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये कंपनी अवेलेबल है, बट कौन सी प्राइस पे लेनी है, उनको जो प्राइस मिल रही है वो प्राइस अच्छी है कि नहीं, वो सबसे बड़ा इश्यू है फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर। और इसी वजह से हम आगे चल के देखेंगे कि काफ़ी सारे जो कंपनियां हैं जिसके अनलिस्टेड शेयर्स काफ़ी रिटेल इन्वेस्टरों ने लिए होंगे, वहाँ पे उनको थोड़ा सा लॉस लेना पड़ा होगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इश्यू। ओके। तो सर आगे बढ़ते हैं। तो मेन जो सवाल आता है कि आपको खरीदना है तो कैसे खरीदना चाहिए। तो देर आर सर्टन वेबसाइट्स विच यू कैन फॉलो। देर आर कुछ जो जेन्युइन वेबसाइट है, जो मैं पिछले 4-5 सालों से उनके प्रमोटर, जो वेबसाइट के जो ओनर है, उनसे मैं बात करता हूँ, उनसे काफ़ी सारी सलाह भी लेता हूँ। उमेश जी है, दिनेश गुप्ता जी है अनलिस्टेड जोन के। दे गिव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप वहाँ पे पढ़िए, आपको कंपनी का पूरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको उनके मल्टीपल्स क्या चल रहे हैं, जब रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है, कब डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आप थोड़ा स्टडी कीजिए लेने से पहले। ऐसा मत कीजिए कि आपने ये दोस्त ने बोला, उसने लिया है तो आप ले लोगे। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए सर, आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। ये सारी चीज़ें है आपके पास। अगर आप थोड़ा सा पैसा खर्च करेंगे तो देर आर सर्टन वेबसाइट विच कैन गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन बाय गैदरिंग इट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो आप EPFO में जाके उस कंपनी का इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है उसका, नहीं हो रहा है। आप MCA में जाके उसके फाइनेंशियल रिटर्न्स भी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आपको वहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा, बट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बहुत ही ज़्यादा नहीं है, छोटा सा ही खर्चा है। ज़ोबा वगैरह भी काफ़ी दे देता है डेटा से। तो एक ये वाला सोर्स हो गया। दूसरा होता है, देयर आर जैसे ब्रोकर्स होते हैं, यहाँ पे अनलिस्टेड में भी ब्रोकर होते हैं, उनकी कोई वेबसाइट नहीं होती है। तो आप अगर कोई ब्रोकर से खरीद रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा रेफरेंसेस चेक कर लीजिए। ऐसा नहीं हो कि आप कोई फ्रॉड का शिकार हो जाए। आपको यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी, आपको चेक करना पड़ेगा कि वो जो ब्रोकर है वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है।
और ये ब्रोकर जो होते हैं ये रजिस्टर तो होते नहीं है? नहीं सर, ये कंप्लीटली अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है. इवन द वेबसाइट आल्सो, ये सारा का सारा अनरेगुलेटेड है. हाँ, क्योंकि सेबी ने अभी रिसेंटली एक वाइट पेपर या एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था जिसमें वो कह रहे थे कि ये जो अनलिस्टेड मार्केट है इसको किसी तरीके से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में वो लेके आएंगे. बट अभी आज की डेट में तो फैक्ट यही है कि इट इज़ अनरेगुलेटेड एंड आप जिसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आपको उसका ड्यू डिलिजेंस खुद ही करना पड़ेगा. एब्सोल्युटली. सो इसीलिए आप वेरीफाई कर सकते हैं सेलर के पास अकाउंट, उसके अकाउंट के अंदर शेयर्स हैं कि नहीं है, टू कवर दैट. या अगर आप बेचना चाहते हैं तो आप पहले इंश्योर कीजिए कि पहले आपके पास पैसे आ जाते हैं फिर ट्रांसफर कीजिए. कुछ ब्रोकर ऐसा इंसिस्ट करेंगे कि नहीं आप पहले पैसे दीजिए फिर मैं पहले शेयर दीजिए फिर मैं पैसे दूंगा. तो वैसा मत कीजिए, थोड़ा सा सावधानी बरतनी जरूरी है यहाँ पे. ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है क्या कि बीच में कोई एक अथॉरिटी है तो आपने शेयर उसको दे दिया, वो तो अपने पास रखा है जब तक ये पैसा उससे नहीं आ गया, जो कि क्लियरिंग का कॉन्सेप्ट है. तो किसी ने अनलिस्टेड में ये अभी तक काम नहीं किया? नहीं सर, इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे ये वेबसाइट जो हो गई उनके पास ये थोड़ा सा सिमिलर होता है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी थोड़ा सा कैपिटल है तो वो स्टॉक अवेलेबल रखते हैं, इन्वेंट्री रखते हैं. ओके, कुछ बड़े जो ब्रोकर्स हैं वो भी थोड़ा सा इन्वेंट्री रखते हैं. तो अगर आपको T+1 या T+2 बोल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि उनके पास ऑलरेडी ये शेयर्स अवेलेबल रहेंगे तभी आपको वो सेम डे डिलीवरी दे रहे हैं. जो दूसरे ब्रोकर रहेंगे आपको T+2 या T+3 बोल रहे हैं, ओके, कि जब आपने पैसा आज दिया, आपने सपोज मंडे को दिया, वो आपको शेयर की डिलीवरी थर्सडे को देंगे, तो वो कहीं और से शेयर्स प्रोक्योर करके कर रहे हैं. तो आप उनको पेमेंट करेंगे, वो किसी और को पेमेंट करेंगे. उनके जो तीसरा व्यक्ति है वो पहले ब्रोकर के अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर करेगा, फिर ब्रोकर आपके अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर करेगा. तो दोनों तरह से ये होता है. तो अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो सच रेगुलेटरी मैकेनिज्म अवेलेबल एज ऑफ नाउ. बट बड़ी कंपनियां जो है, जो उनको रेपुटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो दे विल एंश्योर कि हाँ उनकी रेपुटेशन पे आँच नहीं आए एंड दे विल गिव यू द जो प्राइस आपकी अग्री होती है उस प्राइस पे आपको वो सेल करेंगे. और जो ब्रोकर्स रहते हैं वहां पे कभी कभी कोई ब्रोकर में ऐसा भी हो जाता है कि वो सडनली दे आस्क फॉर 5 रुपीज और 10 रुपीज मोर पर शेयर बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन. अभी आपने ऑलरेडी सपोज टोकन दे दिया है, आपने पैसे दे दिए, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, आप दे देते हैं. तो प्लीज ऐसा मत कीजिए. एक्स्ट्रा पैसा मांग लेता है लोग. हो सकता है सर, क्योंकि देयर इज नो रेगुलेशन. बराबर ना? ठीक है. तो यहाँ पे अगर प्राइस का, तो प्राइस में सर आप 2-3 सोर्सेस में चेक कीजिए. ऐसा मत कीजिए कि एक जगह पे आपने जो प्राइस देख ली वो सही है, क्योंकि यहाँ पे काफी रूम रहता है निगोशिएशन करने का. आप 2-3 जगह पे, अलग अलग जगह पे पूछिए, कोई वेबसाइट में पूछिए, कुछ ब्रोकर्स को पूछिए. अगर आपको पता नहीं है कोई ब्रोकर है, अगर आपके कोई जो दोस्त कर रहे हैं काम, आपने ग्रे मार्केट का सुना होगा, तो वो कुछ ब्रोकर्स भी ये सब काम करते हैं. आप उनसे पूछ लीजिए जिनके साथ आपने पहले डील किया है या आपके कोई दोस्त ने जिसमें काम किया है, उनका ही सलाह लेके आप अगर करना है तो कीजिए. जस्ट डोंट अप्रोच समबडी फ्रॉम द इंटरनेट और फ्रॉम अ व्हाट्सएप ग्रुप विदाउट वेरीफाइंग देयर रेफरेंसेस. ओके. अगर अभी दूसरी तरफ से अगर देखना चाहते हैं सर, कि अगर आपको कोई कंपनी पसंद आ रही है, अगर आप उसके अगर प्रमोटर को जानते हैं आपके प्रोफेशनल सर्कल से या फैमिली बेसिस से, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये प्रमोटर काफ़ी अच्छा कर रहा है और थोड़ा और कैपिटल उनको मिलेगा तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, तो आप उनसे बात कीजिए, टॉक टू हिम. उनको अगर हेल्प चाहिए तो वहाँ पे आप ऐसे कंपनी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनको कैपिटल की ज़रूरत है. दे आर एट अ राइट स्टेज, वो प्रॉफिटेबल भी है, देयर इज़ अ वेरी गुड ग्रोथ पाथ अहेड. तो आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं और यू कैन एक्चुअली स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी एज वेल. बट अगेन यहाँ पे अगर आपने पहले कभी नहीं किया है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है फॉर अ नोवाइस टू हैंडल. ये तो स्टार्टअप इन्वेस्टिंग हो गया एक तरीके से. करेक्ट. क्या डिफरेंस है अनलिस्टेड शेयर्स और स्टार्टअप्स में? सो मेन सर ऐसा नहीं है कि देखिए स्टार्टअप के भी कुछ शेयर्स हैं जो अनलिस्टेड में होते हैं, ऐसा कोई नहीं है. और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो 10,000 करोड़ के मार्केट कैप पे, या NSE जैसी बहुत बड़ी कंपनियां वो भी अनलिस्टेड में है. तो अनलिस्टेड में डिफरेंस उतना ही है कि ये लिस्टेड नहीं है सर. और ये लिस्टिंग होने वाली है कुछ दिनों में, कुछ महीनों में. ऐसा हो सकता है, ऐसा मान सकते हैं कि अनलिस्टेड शेयर टिपिकली वही होती है जिनका रोड मैप टू लिस्टिंग इज क्लियर? नहीं, जरूरी नहीं है सर. तो फिर वो एग्जिट कैसे मिलेगा उसको? एग्जैक्टली, तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. एज अ अनलिस्टेड इन्वेस्टर आपको एग्जिट अगर लेनी है, या तो आप IPO के रूट से ले सकते हैं अगर IPO आया तो. अगर नहीं आया तो अगर किसी ने टेक ओवर किया तो आपको डायरेक्टली ऐसे वो बायबैक कर लेंगे एट अ सर्टेन वैल्यूएशन, या फिर आप किसी को बेच दीजिए इन सच प्लेटफॉर्म.
इसमें काम ही क्यों करना है अनलिस्टेड में? मेरे भी कई दोस्त बोलते रहते हैं एनएससी का शेयर दिला दे, एनएससी का शेयर दिला ले। मैं बोलता हूँ जो लिस्टेड है, तेरे को एनएससी का शेयर ही खरीदना है तो बीएससी का शेयर खरीद ले। तेरे को क्या करना है? कोई ऐसा लिखा पड़ी है क्या कि एनएससी का ही खरीदना है? तेरे को तो एक्सचेंज खरीदना है, राइट? जो लिस्टेड है उसमें पैसा डालो, बल्कि उसमें पैसा डालते तो निकलने का स्कोप तो होता तुरंत। तो ये अनलिस्टेड का इतना हाइप क्यों है? सो इट्स अल्टरनेट एसेट क्लास। जैसे अगर आप आप ऑलरेडी अच्छे से आपने पोर्टफोलियो अपना डाइवर्सिफाई कर लिया, आपके पास प्रॉपर्ली यू आर इंश्योर्ड, या आपके पास म्यूचुअल फंड है, आपके पास आपने अगर बहुत ही सेफ्टी कॉन्शियस है, आपने थोड़े एफडी में पैसे डाल दिए हैं, थोड़ा आपने इक्विटी में कर दिया है। अगर आपको थोड़ा रिस्क लाना है अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न बहुत ही बढ़िया हो जाता है। अगर आपकी बैट सही रही तो बॉल अच्छा आ गया तो आप सिक्सर भी मार सकते हैं। तो वैसे वाला जो एक अल्यूर है दैट टेक्स यू टूवर्ड्स द अनलिस्टेड शेयर। इट्स आपको एक प्रॉमिस लैंड दिखाता है कि अनलिस्टेड में अगर मैंने यहाँ पे किया, उसने किया था, उसको 10x मिला या 50x मिला। तो वही विप्रो वाली कहानी है कि विप्रो में मैंने 1 रुपया डालता तो मेरा इतना करोड़ रुपया हो जाता। तो अनलिस्टेड में कहानियां तो है ही। माई पॉइंट इज कि एक आम इन्वेस्टर जो है वो अनलिस्टेड में इतना सोच समझ के इन्वेस्ट करेगा, इतना रिस्क लेगा कि लिक्विडिटी रिस्क है जो सबसे बड़ा चीज़ है कि पैसा अटक गया वहाँ पे। लिस्टेड में तो सर क्या है, शेयर आपके पास है तो आपको लोन अगेंस्ट शेयर मिल जाएगा। अगर लिक्विडिटी का ट्रैप कभी भी रिक्वायरमेंट आ गया आपके पास पैसे की, नहीं, इसीलिए तो सर में मिल जाता है शेयर। तो अनलिस्टेड में सर मुझे जो भी पूछता है मैं वैसे ही कहता हूँ सर, अगर आप फैमिली ऑफिस है, आप HNI है, आप लेट्स से मैं किसी को कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहता हूँ यार अगर आपके पास 1-2 करोड़ का इन्वेस्टेबल पोर्टफोलियो तब आप जाइए, वरना आप मत कीजिए सर, ये नहीं है आपके लिए। क्योंकि बहुत इसमें काम लगता है, आपके पास एक्सेस नहीं होता है इन्फॉर्मेशन के लिए। मेरे पास भी नहीं था पहले जब मैंने शुरुआत की थी, इसीलिए मैंने गलतियां की थी। जब मैं मेरा ट्विटर पे पॉपुलैरिटी बढ़ा, मुझे कुछ दरवाजे खुल गए, इन्फॉर्मेशन मिलने लगी, तब मैंने जाके शुरू किया है, बराबर ना। तो ऐसा नहीं था कि मैंने आज डिसाइड किया और कल मैंने खरीद लिया, ऐसा भी किया था बट उसमें सक्सेस नहीं मिला था। ये ये मैं आपसे सुनना चाह रहा था कि ये किस कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए है? ये एक आम आदमी जिसके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेबल कैपिटल नहीं है, वो इस एसेट क्लास में मत आइएगा प्लीज़। इनफैक्ट हम शायद SME की चर्चा जब करेंगे ना, तभी भी शायद यही कंक्लूजन आने वाला है। और जिससे भी मैंने बात की है, चाहे वो संदीप है या जो भी जितने भी लोग आए हैं, वो सब ने डिस्करेज किया एक आम इन्वेस्टर को। तो मुझे कई बार ये ख़राब लगता है कि लोग उस प्लेटफॉर्म को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और वो जो लोग उस प्लेटफॉर्म में हैं वो खुद ही बोल रहे हैं कि भैया आम आदमी के लिए है ही नहीं है प्लेटफॉर्म, आप आ क्यों रहे हैं? तो criticizing a platform for a community which is getting inside a platform which is not meant to be, right? तो अनलिस्टेड भी वही है कि अगर आपके पास नहीं है बड़ा इन्वेस्टेबल कैपिटल, आप टिपिकल HNI कैटेगरी में नहीं आते, तो आपके लिए नहीं है ये। ठीक है, फर्स्ट क्लास है। बट यहाँ पे दूसरा क्या होता है सर कि जो नई इंडस्ट्री आ रही है, ओके, वो बड़ी कंपनियां इतना जल्दी मूव नहीं कर सकती। अगर आपने IBM का देखा होता, कैन एलिफेंट डांस और एलिफेंट कांट डांस, जो भी बुक है लुई गार्टनर की, मैं भूल गया हूँ एग्जैक्टली, बट तो इट्स नॉट इजी फॉर अ बिग कंपनी टू गेट इनटू अ न्यू इमर्जिंग सेक्टर। तो वहां पे क्या होता है कि अगर आप कोई ऐसी कंपनी मिल जाती है हु हैज ऑलरेडी डन अ बिट ऑफ अ वर्क देयर, दे आर सेल्फ सस्टेनेबल, दे आर जनरेटिंग प्रॉफिट्स, और उनको पैसा कुछ मिल जाता है, दे कैन एक्चुअली बिकम मच बिगर, या दे कैन गो आउट ऑफ इंडिया, दे कैन एक्वायर सम अदर कंपनीज। तो अगर मैं VFX की बात कर रहा था बीच में, तो VFX का ही अगर एग्जांपल लेते हैं, तो अगर आप देखते हैं तो फैंटम VFX है, बेसिलिफ्लाई, दोनों ने इंडिया के बाहर से कंपनियां एक्वायर की है, बराबर। दिस वर SME कंपनीज, यहाँ पे भी लोगों ने अनलिस्टेड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो आप अगर सेक्टर पे कोई बेट करना चाहते हैं जहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो क्या करेंगे? तो वहाँ पे आप अनलिस्टेड में आप आना चाहते हैं, तो जो लोग हैं जो बड़ा पोर्टफोलियो रखते हैं, उनके पास ऑलरेडी थोड़ा आइडिया आ जाता है कि हाँ भैया यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है गवर्नमेंट का, यहाँ पे हमें ग्लोबल क्लूज मिल रहे हैं कि हाँ US में इस तरह से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं, तो इंडिया में कौन सी कंपनियां हैं लिस्टेड नहीं है, तो चलो अनलिस्टेड में देखते हैं। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आप डेफिनेटली कीजिए सर, दिस इज इफ़ यू हैव रिसोर्सेज टू डू ड्यू डिलिजेंस, तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर वो नहीं है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए। सही है। अच्छा, आपके स्लाइड में कुछ पॉइंटर्स में देख रहा हूँ, ये एनी स्प्लिट हैपेंड और बोनस गिवन, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस? सर, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं थोड़ा एक एग्जांपल के लिए साथ समझाना चाहता हूँ। तो पहले ऐसा क्या होता है कि कभी कभी आपको पता नहीं है प्राइस क्या है,
तो हमारा एक शेयर है एक्चुअली ट्रांसलाइन टेक्नोलॉजी करके, वो लॉक इन में था। अच्छा। जैसे ही इश्यू हुआ हमारे अकाउंट में आया, तब से वो लॉक इन में था। मतलब क्या हुआ इसका, लॉक इन क्या है? उसमें क्या होता है कि कंपनी डज नॉट वांट यू टू ट्रेड द शेयर्स इन अनलिस्टेड, तो उन्होंने लॉक इन लगा दिया था। अनलिस्टेड में ये हो सकता है? यस, वो ताला लगा दिया कि आप ट्रेड नहीं कर सकते अप टू अ सर्टेन पॉइंट। तो जब आईपीओ लाने से पहले उन्होंने वो लॉक खोल दिया। अच्छा। वो लॉक खोलने से पहले उन्होंने उसको आई थिंक स्प्लिट किया, 10 का 5 किया, समथिंग लाइक दैट। तो एक शेयर का 5 शेयर हो गया। ओके, हमने लिया था 270 रुपये का शायद प्राइस था, उसके 2-3 रुपये इधर उधर। और उसमें जब अनलिस्टेड में उसका ट्रेडिंग शुरू हुआ तो सडनली किसी ने 450-400 रुपये पे खरीद लिया। बट उसको समझ में ये नहीं आया कि ये स्टॉक में ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका है। हमारी प्राइस हो चुकी है 54 रुपीज की, वो बंदा 400-450 पे या 300 पे खरीद रहा है। तो ही इज पेइंग क्रेजी प्रीमियम टू व्हाट वी हैव इन्वेस्टेड इन। तो ये आपको बहुत ही जरा समझना है। एनएससी में भी हुआ, एनएससी में भी मैं नेक्स्ट पॉइंट जो डिविडेंड वाला है उसके लिए वहीं पे आ रहा हूँ कि एनएससी में अभी 35 रुपए का डिविडेंड हुआ है। ओके, डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। तो अगर आप अभी ले लेते हैं, अगर आप लेट्स से अज्यूम कि अगर जुलाई में या अगस्त में आता है और रिकॉर्ड डेट के बाद अगर आप ट्रेड करते हैं तो डिविडेंड उस बंदे के पास जाएगा, आपको नहीं मिलेगा सर। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी, रिसर्च करना पड़ेगा। ये चीज़ इजीली अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज़ अनलिस्टेड में ट्रेड करने से पहले थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। इट्स नॉट ईजी। दूसरा एक चीज़ ये होता है सर, अगर आप कोई वेबसाइट से लेते हैं तो आपको डेफिनेटली वो ट्रांजैक्शन रिसिप्ट दे देंगे। अगर कोई ब्रोकर से लेते हैं तो प्लीज एंश्योर कीजिएगा कि वो आपको एक ट्रांजैक्शन रिसिप्ट दे, क्योंकि अगर अभी आप नए इनकम टैक्स में देखेंगे तो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है आपके अनलिस्टेड में कितने शेयर्स हैं, अच्छा, किस प्राइस पे आपने लिया हुआ है। अगर वो कुछ डिस्प्यूट आता है तो आपको प्रूव करना पड़ता है कि आपने इस प्राइस पे लिया हुआ है। तो उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट रखना जरूरी है। इट डज नॉट नीड टू बी लाइक नोटराइज और एनीथिंग, जस्ट एज अ सिंपल ट्रांजैक्शन रिसिप्ट आप ले लीजिए, आप मांगिए अपने ब्रोकर से। मोस्ट ऑफ द जेन्युइन ब्रोकर्स इशू दैट। तो ये चीज़ आप हमेशा रखिएगा कि आप फ्रॉम इनकम टैक्स एंगल पर्सपेक्टिव आप काफ़ी सेफ हो जाते हैं। सही है, बहुत अच्छा। बहुत ही आपने है ना एकदम सिंपल सजेशंस दिए हैं सारे, जो कि इतने वैलिड हैं। वाह। तो इसमें सर हम काफ़ी मतलब एज अ रिटेल इन्वेस्टर आई हैव गॉन थ्रू दिस काइंड ऑफ ऑल दिस इश्यूज टू बी ऑनेस्ट। जब हमने पहले सबसे पहला स्टॉक जो हमने लिया था, तो अगर मैं बीरा की बात करता हूँ सर, बीरा सिर्फ एनएसडीएल में था, मेरे पास सीडीएसएल था। तो मैंने फिर बीरा के लिए अलग से अकाउंट ओपन किया और फिर लिया मैंने, क्योंकि पैसे ऑलरेडी दे चुका था अभी वापस लेने का। तो ये सब चीजें जब आप वंस यू गो थ्रू इट तब आपको समझ में आता है। जब मुझे बेचना था मेरा पहले अनलिस्टेड शेयर्स या ट्रांसफर करना था किसी को, तो ऑनलाइन प्रोसेस समझने भी टाइम लगा मुझे। एटलीस्ट पहला स्टॉक ट्रांसफर करने में मुझे 10-15 दिन लग गए थे, ऐसा नहीं था। बट वंस यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस बिकम्स वेरी वेरी सिंपल एंड इजी। इट्स नॉट तो नेट बैंकिंग जितना सिंपल नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन एग्जांपल कि हाँ ये हो सकता है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल। ओके। सो अब बात करते हैं कि कौन से इन्वेस्टर, आपने जो बोला था किसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सर इसमें बेसिकली अगर आप स्टार्टअप की बात करते हैं तो वो थोड़ा एंजल और वेंचर कैपिटलिस्ट वाला जो एंगल आ जाता है, वहां पे आदमी के पास सिर्फ प्रेजेंटेशन है तो उसको पैसे मिल जाते हैं। हम वैसे इन्वेस्टर है कि हमें देखना है कि भाई उसके पास फैक्ट्री है कि नहीं है, उसके पास ऑफिस है कि नहीं है, वो प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव उसके साथ 5 साल 10 साल तक लंबा इतना रुकने का नहीं है। अगर हम रुकना चाहे तो वो डिफरेंट बात है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, बट हमारा टिपिकल होराइजन जो रहता है वो 1 से 3 साल या 2 से 3 साल का रफली हम बोलते हैं और रखते हैं कि मुझे 3 साल के अंदर मुझे एग्जिट चाहिए, क्योंकि मुझे वो रुपया मुझे और किसी चीज में लगाना है। बरोबर है। आई डोंट वांट टू स्टिक टू वन सिंगल कंपनी फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। वो पॉसिबल है आगे चल के अगर कोई ऐसी कंपनी मिल जाती है, क्यों नहीं, बट एज अ थंब रूल वी ऑलवेज वांट टू कीप अवर इन्वेस्टमेंट होराइजन अराउंड 3 years पीरियड। बट अगर एंजल इन्वेस्टर की बात कर लेते हैं तो ये आपका कोई फैमिली मेंबर हो गया या आपका कोई बॉस हो गया जो आपको जानता है अच्छे से, आपको पहचानता है, आपको स्टार्टअप कैपिटल दे सकता है कि हाँ भाई जा जो डीडीएलजे में जो था ना, सिमरन जा जी ने अपनी जिंदगी, पैसे वाला सीन है। तो वो थोड़ा एंजल इन्वेस्टमेंट टाइप का हो गया जहां पे सिर्फ आइडिया पे आपको पैसा मिल जाएगा। वो जो सेकंड जनरेशन जो उदय कोटक जी ने बोला था ना कि सारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग का सेकंड जनरेशन बच्चा लोग फैमिली ऑफिस चालू कर दिया है। तो ये वो सिमरन है। करेक्ट, एग्जैक्टली। वेंचर कैपिटलिस्ट वहां पे आपको थोड़ा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, एक प्रोसेस मिल जाएगी, गाइडेंस मिल जाएगा, विच इज वेरी वेरी नीडेड फॉर कंपनीज विच हैव एटलीस्ट गॉट सम काइंड ऑफ प्रोटोटाइप डन, और वहां पे आता है। बट हम जो है सर हम वैसे वाले हैं, अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो हम
एंजल इन्वेस्टर वे लोग हैं जो बैचलर पार्टी प्लान करने में हेल्प करते हैं ग्रूम को, बराबर। वेंचर कैपिटलिस्ट वो है जो पार्टी जैसे शुरू होती है वो वहीं पे आ जाते हैं, सबसे पहले वाले। Nice. हम वो लोग हैं जो पार्टी जरा सा शुरू होने के 1 मिनट पहले पहुंचते हैं, और यहाँ पे पार्टी मतलब आईपीओ प्रोसेस। तो वैसा वाला एक सिंपल सा मैं समझाना चाहूंगा। तो मैं प्री आईपीओ इन्वेस्टर इसलिए कहलाता हूँ क्योंकि मैं ग्रोथ स्टेज पे आता हूँ, जहां पे कंपनी ऑलरेडी एक लेवल तक पहुंच चुकी है और उसको आगे बढ़ने के लिए कैपिटल चाहिए, और वहां पे हमें क्लियर दिख रहा है कि हाँ भैया ये आईपीओ इसका आ सकता है। फॉर अस अ टिपिकल एग्जिट इज वाया आईपीओ, अनलेस एंड अनटिल वी फील कि नहीं भाई हमने कुछ गलती कर दी है या जो हमें लग रहा था वो अचीव नहीं हुआ है, तो हम एग्जिट उसके पहले लेना चाहते हैं। अदरवाइज वी प्रेफर टू होल्ड द कंपनी टिल द आईपीओ एंड बियॉन्ड। सही है। मेरे को ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा आपका सक्सेस रेशियो। तो 50 से 60% सक्सेस रेशियो एंजल इन्वेस्टिंग में है, नहीं 50 से 60% जीरो हो जाएंगे। सक्सेस इज एक्चुअली 1 to 5% ओनली, जो 10x रिटर्न देंगे। एक बार मान लेते हैं 10x मतलब सक्सेस, 5x to 10x मतलब। मैं तो सर 1x इज ऑल्सो सक्सेस एज वेल, मैं तो ऐसा अच्छा 1x भी सक्सेस क्यों नहीं सर, अभी तो मतलब दैट इज मच बेटर देन योर म्यूचुअल फंड और इक्विटी इन्वेस्टमेंट, राइट, इन अ पीरियड। सो बट हाँ, तो सर यहाँ पे मेन क्या है, इट्स अ 80-20 या 80 कंपनी में आपको ज्यादा पैसा नहीं बनेगा, बट वो जो 20 जो है वहां पे आपको बहुत ज्यादा पैसा बन जाएगा। वो सिंपल सा रूल है। यहाँ पे क्या होता है कि हम ऑलरेडी तब आते हैं जब कंपनी ने कुछ अचीव कर लिया है, राइट, दे हैव अचीव 5 करोड़ 10 करोड़ ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी, तब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एटलीस्ट कंपनी के पास पैसा है टू एक्सपेरिमेंट, टू ग्रो, टू एक्सप्लोर अदर जियोग्राफीज और अदर एरियाज विच दे हैव नॉट एक्सप्लोर्ड, एंड दैट इंक्रीजेज योर चांस ऑफ रिटर्न। तो 5x 10x हो सकता है आपके स्टेज के बाद? सर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, आराम से। बट उसके लिए अभी मैं आफ्कॉम का एक एग्जांपल दे दूं तो सर काफ़ी सारे वहाँ पे 2 राउंड हुए थे। एक 98 रुपीज़ पे एक राउंड हुआ था, दूसरा 108 रुपीज़ पे हुआ था। हम लोगों ने 108 रुपीज़ पे इन्वेस्ट किया था। एंड अभी भी हमारे शेयर्स लॉक इन में, ऐसा नहीं है कि हमें वी हैव रियलाइज्ड इट, बट इट वेंट ऑल द वे टू 1200 समथिंग। ओह माय गॉड। तो होता है सर, ऐसा बिल्कुल होता है। और दिस इज नॉट अ सिंगल एग्जांपल एज वेल। ओह माय गॉड। आप देखेंगे लास्ट वाले स्लाइड में कि देयर आर मल्टीपल एग्जांपल वेयर वी हैव अचीव्ड दैट काइंड ऑफ रिटर्न्स एज वेल। फैंटास्टिक। तो लास्ट स्लाइड लास्ट तक रखते हैं ताकि लोग भी लास्ट तक रुके। यस मजाक कर रहा हूं। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बिफोर वी गो इनटू कैसे आपको कंपनियां ढूंढनी है, थोड़ा सा समझ लेते हैं कुछ टर्म्स के बारे में। तो वैल्यूएशन जो बोलते हैं, अगर आप प्राइमरी राउंड कर रहे हैं तो उसमें प्री मनी और पोस्ट मनी वाला कंसेप्ट आता है। राइट। पोस्ट मनी मतलब जो राउंड रेज हो रहा है 10 करोड़ का है, 20 करोड़ का है, तो प्री मनी का जो वैल्यूएशन रहेगा, लेट्स अज्यूम 100 करोड़ का है, उस पर आप ऐड कर दीजिए वो राउंड का, वो पोस्ट मनी हो जाता है। बराबर। इसमें ये बात समझनी है कि शेयर प्राइस चेंज नहीं होती है, सिर्फ कंपनी का वैल्यूएशन चेंज हो जाता है। दूसरा आता है सर अलग अलग तरह के, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने के अलग अलग तरह के ऑप्शंस रहते हैं। जैसे इक्विटी शेयर्स आपको सबको पता है, बट यहाँ पे आप सीसीपीएस या ओसीपीएस कर सकते हैं। ओके। जहाँ पे अगर आपने जो स्टार्टअप का किया तो मोस्ट ऑफ द वीसी गाइज प्रेफर टू डू सीसीपीएस और ओसीपीएस, क्योंकि वहाँ पे उनको फ्लेक्सिबिलिटी है, वैल्यूएशन का अगर वहाँ पे उनको कंसर्न है तो वो यूज कर सकते हैं। जहाँ पे एज अ सीसीपीएस होल्डर यू हैव प्रेफरेंस ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर। ओके ओके। तो वो आपको वहाँ पे फायदा हो जाता है। अगर आप कोई स्पेशल कंडीशन अटैच कराना चाहते हैं, अगर आप कोई शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट करना चाहते हैं कि हाँ भाई आप डाउन राउंड नहीं कर सकते हैं, आप टैग अलोंग करना चाहिए, अलग अलग जो आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल ऑफ ऑल दोस थिंग्स, बट यहाँ पे आप ये अटैच कर सकते हैं विद दिस काइंड ऑफ थिंग, और यहाँ पे डिविडेंड भी आपको मिलता है। तो प्री आईपीओ इन्वेस्टर को तो शेयर होल्डर एग्रीमेंट मिलता है सर? अगर आप प्राइमरी राउंड में कर रहे हैं, प्राइमरी राउंड ना, पर वो तो प्री आईपीओ नहीं हुआ। नहीं, प्राइमरी राउंड मतलब वो भी प्री आईपीओ होता है ना सर, जो अच्छा। मैं देखिए इसमें सेकेंडरी मतलब ये कि आप किसी और से खरीद रहे हैं, जो जिसने पहले लिया हो। जैसे मैंने कोई कंपनी में पहले शेयर ले लिया है, अभी मैं बेच रहा हूं, तो मैं प्राइमरी इन्वेस्टर था और वो बंदा सेकेंडरी इन्वेस्टर था, तो मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ। ओके, तो प्राइमरी राउंड कर रहे हैं तो फिर शेयर होल्डर एग्रीमेंट में आपका बट उसके नाम के बिहाफ में फिर आपका नाम ऐड हो जाएगा, उतना तो अमेंड होगा शेयर होल्डर एग्रीमेंट नहीं होगा सेकेंडरी राउंड में। सेकंड, बट फिर वहां पे फिर वो मतलब नहीं बनता है, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी एग्जिटेड ना, आपका एग्रीमेंट कंपनी के साथ था। अच्छा अच्छा। तो वो फिर नल एंड वॉइड हो जाता है। ओके ओके। बट तो जनरली प्री आईपीओ के अंदर में सेकेंडरी होता होगा। हाँ सर, तो ये फॉर एन एग्जांपल ये जो कंपनियां देख रहे हैं आप जो अनलिस्टेड में अभी है, तो ऐसा तो नहीं है कि
कंपनी है डायरेक्टली ये शेयर ये ब्रोकर्स या प्लेटफॉर्म्स को दे रहे हैं रिटेलर्स को देने के लिए, वो कोई बड़े आदमी ने लिया हुआ है पहले के कोई राउंड पे, वो अभी जाके बेच रहा है, तभी जाके ये मार्केट में आ रही है। और इसमें सर इट्स अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट यहाँ पे आती है सर। जो जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है उसके पास वो ऑफर पहले जाने वाली है वो कंपनी की, उसको पसंद आया तब वो इन्वेस्ट करेगा, उसने पास ऑन कर दिया तो उसके कम वाले के पास जाएगी, वो करते करते रिटेल पे आती है सर। तो वो प्राइस हर एक जगह पे वो बढ़ती जाती है और टिकट साइज घटती जाती है। बराबर है। कुछ और चीजें भी है, जैसे ROFR एक है, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। तो जो कंपनियां होती है, जैसे NSE में ये वाला कंसेप्ट था थोड़े टाइम पहले, अभी नहीं है। तो इसलिए NSE का शेयर अब अगर आप लेने जाते थे थोड़े महीने पहले, तो आपको 3 महीने या 6 महीने का डिलीवरी लगता था। अच्छा। पैसे आप अभी दे रहे हो, आपको 3 महीने के बाद शेयर्स आएंगे आपके अकाउंट में, क्योंकि वो कंपनी के पास वो जाएगा एप्लीकेशन, वो बोलेगी हाँ भाई मिस्टर सो एंड सो को अगर शेयर्स मिलता तो हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ऐसे राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल्स जैसे कंसेप्ट आता है इन सब चीजों में, थोड़ा सा उसमें देख लीजिएगा आप कर रहे हैं तो। एक और जो प्राइमरी राउंड करते हैं उनके लिए पास 4 करके एक फाइल होता है MCA के अंदर, जहां पे आपको ऑफर मिलती है उस कंपनी के प्राइमरी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। आप जैसे पैसे दे देते हैं, फिर वो जाके पास 3 में कन्वर्ट हो जाता है। So these are some of the terms which I just wanted to explain before we go into a bit more detail. Yeah. भैया आप ऐसा नहीं है कि भाई किसी भी वेबसाइट पे जाके बस शेयर खरीद लिया और आपका काम हो गया। अनलिस्टेड के अंदर में फॉलो ऑन बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो आपको किसी प्रोफेशनल के साथ मिल के काम करना होगा, या आप हो सकता है अकेले ना कर पाएँ। इसीलिए चिंतन भाई बोल रहे थे कि भैया छोटा कैपिटल वाले के लिए पॉसिबल नहीं है इतना कुछ करना देखना, तो बड़े कैपिटल वालों के लिए ही ये वैलिड है। लेकिन तो, इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो बंद कर दें अभी क्योंकि आप लाइफ में कभी तो बड़े कैपिटल वाले बनेंगे, तो ये आज से देखना तो चालू करिए। तो सबसे जो अहम पार्ट है हमारे ये वाले सेशन का, कि आप कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, क्या देखते हैं, मैं क्या देखता हूँ। या तो पहले देखिए, मैं जब जॉब कर रहा था, एक अकेले के लिए पॉसिबल नहीं है, तो मेरे जैसे 2-3 लाइक माइंडेड फ्रेंड वी जॉइन टुगेदर इनफॉर्मली कि हाँ भाई चलो लेट्स डू दैट, लेट्स यूज ईच अदर्स कनेक्शन टू आइडेंटिफाई एंड सोर्स दिस वेरियस अपॉर्चुनिटीज। तो हम जो मर्चेंट बैंकर से हमारा जो कांटेक्ट था, हमने उनसे पूछा, जो कुछ CA फ्रेंड्स थे वो कुछ कर रहे थे तो वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आई, कुछ और इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने बोला अच्छा मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से हमने शुरुआत की। कुछ ट्रेड शो में हम गए, फॉर एन एग्जांपल, तो डिफेंस के कुछ ट्रेड शो में मैं गया, वहाँ पे से हमने कुछ कंपनी आइडेंटिफाई की, उनको अप्रोच किया कि सर हम इतना है, हम ये है, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वैसे हमने कंपनी आइडेंटिफाई की और हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और सोर्स की हुई है कंपनी। जो पता नहीं था तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी वैसा भी मैंने किया हुआ है, बट वहाँ पे मेरा सक्सेस रेशियो इतना अच्छा नहीं रहा था। जनरली जाके मिल के सक्सेस रेशियो हमेशा ज़्यादा होता है, वेबसाइट के इन्फॉर्मेशन से थोड़ा लोग पैसा डाल देंगे। करेक्ट। और वहाँ पे आपका, क्योंकि वहाँ पे आपका जो ड्यू डिलिजेंस है वो बहुत ही मिनिमल होता है। आपको सिर्फ नाम पता चला है कहीं से, या आपने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया है कि इसने NSE का IPO आने वाला है तो चलो NSE खरीद लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि BSE ने मतलब क्या क्रेजी रिटर्न दिया है, आगे चल के NSE भी वही रिटर्न देगी। एंड इट्स ये भी सोच गलत नहीं है, बट उसमें सोच लीजिए कि आप किस प्राइस पे एंटर हो रहे हैं, उस प्राइस से पैसा बनेगा कि नहीं। राइट, ट्रू। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि TAM विच इज टोटल एड्रेसेबल मार्केट। तो ये कंपनी जो प्रोडक्ट या सर्विस या जो कर रही है उसका मार्केट साइज क्या है। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगा हर एक पॉइंट को, कि अगर हम पहले देखते हैं तो कुछ इंडस्ट्री रहती है, जैसे FMCG हो गई। तो एक दिल्ली की कंपनी को मैं 1-2 महीने पहले जब गया था तब मिला था। ब्यूटीफुल, इट्स लाइक अ सिमिलर टू परफेक्टि वन वाले। उनकी जो प्रोडक्ट्स है वो ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 वाली है। इट्स अ बॉटम ऑफ द पिरामिड, अगर आपने वो एनालॉजी आपको पता है। तो उस पे वो काम करती है। दे वांट नाउ मूव फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी टू अ न्यू वन, और वो वाली फैसिलिटी उनको यूरोप के जो स्टैंडर्ड्स रहते हैं उसके लिए उनको अप्रूवल उनके लिए मिल जाएगा। ओके। तो हमने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है बाय द वे उस कंपनी में, इसलिए मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, बट द प्रोडक्ट अगर आप उनकी देखते हैं तो इंडिया में अगर आप चेक करेंगे तो इसका जो मार्केट साइज है इट्स ह्यूज, राइट। क्योंकि हर एक नुक्कड़ पे आपको कोई पान के गल्ले पे या किराने की दुकान पे ये सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। आपको किंडर जॉय दिख जाएगा, वो किंडर जॉय का भी एक प्रोडक्ट निकालते हैं। अच्छा। वो टॉबरेरोन के सिमिलर का एक बनाते हैं। अच्छा। तो
you know, both aspirational as well as the mass market candies, hard boiled candies और soft chew में वो काम करते हैं. तो ये मार्केट साइज एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है. राइट. तो जो सबसे अहम मुद्दा है कि कंपनियां कैसे आपको ढूंढनी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं. हम पहले कैसे हम ये कंपनियां सोर्स करते हैं, मैं थोड़ा उसके लिए बता देता हूँ. तो बेसिकली कोई मर्चेंट बैंकर आपके पहचान का है, यू नो, या इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है, जो कंपनी को एडवाइस कर रहा है, वो दैट कुड बी अ गुड सोर्स जिसको आप जानते हैं, उनका प्रीवियस वर्क आपको पता है. दूसरा हो जाता है कि अगर आपका कोई अच्छा सा सीए सर्कल है, वहाँ से अगर आपको पता चलता है कि कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है और उनको ग्रोथ कैपिटल चाहिए. थर्ड हो जाता है आप ट्रेड शो में जाइए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कुछ यूनिक प्रोडक्ट दिख जाती है, टेक्नोलॉजी दिख जाती है. या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टर है, उनके साथ आपके कोई कॉन्टैक्ट्स है, वो क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा. तो आप ऐसे अलग अलग सोर्सेज से आपको पता चल सकता है कि कौन सी कंपनियों का प्री आईपीओ राउंड चल रहा है. और जैसे आप शुरुआत करेंगे, आपको यू नो लोग मिलते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा वाला सिनारियो है सर. नेटवर्किंग करना पड़ेगा. एब्सोल्युटली. आप जाइए, अलग अलग मीट्स जो होती रहती है, मैं भी जाता रहता हूँ. तो वैसे ही होता है सर ये, यू नो, एज अ मेरा एक प्रॉब्लम ये था सर कि मैं जर्मनी में था. हमने 2024 से कंपनियां प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट शुरू किया था. तो मैं सितंबर में वापस आया. तब तक हमने ऑलमोस्ट यू नो हमने हमारे साथ में जो हमारा सर्कल है, उसके हमने रफली 100 करोड़ रेस कर दिए थे अलग अलग 20 डिफरेंट अनलिस्टेड कंपनियों में. बट प्रॉब्लम वही होता था सर कि मैं कुछ टाइम के लिए इंडिया आ जाता था, थोड़ा बहुत देख के फिर चला जाता था. एंड वी हैड सम फोक्स हु कैन हेल्प अस डू द ग्राउंड लेवल विजिट. तो आपको वो लगेगा, आप अकेले नहीं कर पाएंगे, आपको एक टीम लगेगी. नाउ लेट्स कम बैक टू द स्लाइड. तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट विच इज टैम. तो उसमें मार्केट साइज क्या है आपके प्रोडक्ट की, आपके सर्विसेज की, वो हम सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है हमारे लिए. एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा यहाँ पे कि मैंने अभी 2 महीने पहले ही मैं दिल्ली में गया था एक कंपनी से मिलने के लिए जो परफेक्टली पान मेले जैसा काम करता है. नॉट एट द सेम काइंड ऑफ, बट वो थोड़ा सा मास मार्केट सेगमेंट पे काम कर रहा है. करेक्ट. हार्ड बॉइल्ड कैंडी जो है, यू नो. तो इनका जो प्रोडक्ट की प्राइस रेंज है वो 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का. एवरीबडी कोई भी खरीद सकता है. कोई भी बच्चा अपनी माँ के साथ किराने की शॉप पे जाता है तो ले सकता है. तो वैसे वाले उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है. वो टॉबलेरोन का जैसा एक बनाते हैं, किंडर जॉय का उनका एक और प्रोडक्ट है सिमिलर टू किंडर जॉय. ये सब बहुत महंगे हैं बाहर वाले. अच्छा है इंडियन कंपनी तैयार हो जाए तो सस्ते में इन सबको बना दे. तो क्वालिटी सेम नहीं रहेगी बिकॉज ऑफ दिस, बट अगेन दिस कंपनीज आर डूइंग दैट. तो यहाँ पे मार्केट साइज बहुत ही बड़ा है बिकॉज इट इज टारगेटिंग बॉटम ऑफ द पिरामिड. एंड नॉट जस्ट इंडिया, they can go to Africa, they can go to Southeast Asia, they can go to Europe. Wow. But उनके लिए उनको ऐसा प्लान लगेगा जो फॉरेन के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अप्रूव्ड है. बरोबर है. सो इसके लिए कंपनी को एक नया फैसिलिटी उन्होंने ढूंढ लिया है. वहां पे उनको शिफ्ट करना है पूरा मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन. उसके लिए वो पैसा रेस कर रहे हैं. तो उनको मिला. तो यहाँ पे मार्केट साइज बहुत ही बड़ा है. अगर ये कंपनी अचीव कर लेती है तो आगे चल के 2-3 सालों में बहुत ही बड़ा वो ग्रोथ अचीव कर सकती है. राइट. दूसरी एक कंपनी है जो जहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ऑलरेडी, कॉल्ड GH2 Solar. नाउ ये कंपनी हाइड्रोजन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करी. उसको 2 PLI मिल चुके हैं. तो अगर आप ये सेक्टर देखते हैं तो सेक्टर की एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा है सर. आपने एक ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया हुआ है हाइड्रोजन का. तो यहाँ पे हाइड्रोजन नॉट ओनली एज अ फ्यूल बट ऑल्सो यूज एज अ फीड स्टॉक इन पेट्रोकेमिकल एज वेल एज द फर्टिलाइजर कंपनी. तो मार्केट साइज, जो अपॉर्चुनिटी का साइज है, वो बहुत बड़ा हो जाता है. गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है पॉलिसी से, सेक्टरल टेल विंड्स भी है. तो यहाँ पे हम मार्केट साइज इज अ वेरी बिग यू नो पॉइंट फॉर अस टू आइडेंटिफाई कि इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है. ओके. दूसरा आ जाता है सर सेक्टर टेल विंड्स. तो अगर आप देखते हैं तो आपको दिखेगा कि इन अ स्पैन ऑफ 2 or 3 years सिमिलर टाइप ऑफ कंपनीज आर कमिंग इनटू द मार्केट. बरोबर है. तो जैसे ड्रोन का मैंने पहले एग्जांपल जो लिया था, तो अगर देखेंगे तो एक साथ 3-4 ड्रोन की कंपनियां सडनली लिस्टिंग पे आ गई. VFX का देखेंगे तो ऐसे 3-4 कंपनियां आ गई. EMS का अगर आप देखते हैं, वाटर इंफ्रा कंपनियों का देखते हैं, तो एक वो ट्रेंड दिख रहा है आपको. एकदम. तो वो ट्रेंड लिस्टिंग में आपको जो दिख रहा है वो अनलिस्टेड में भी ऐसा ट्रेंड चल रहा है. अच्छा. ओके. तो वो ट्रेंड आपको समझना पड़ेगा. अभी जो ट्रेंड हमें दिख रहा है वो डिफेंस में हमें दिख रहा है, काफी अच्छा ट्रेंड है. हमें सोलर में भी थोड़ा कम दिख रहा है बट सोलर में अभी भी हो रहा है काम. ग्रीन हाइड्रोजन में हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड दिख रहा है ऐसा. और डेटा सेंटर में हमें ये ट्रेंड अभी काफ़ी दिख रहा है अनलिस्टेड मार्केट में, एज वेल एज द कंपनी विच आर डूइंग समथिंग वर्थवाइल ऑन EMS
एज वेल एज ऑन द AI साइड। तो ये एरिया जो सेक्टर्स है उस पर हम एक्टिवली फिर ढूंढते हैं कि भाई कोई कंपनी आ रही है क्या है, तो वो एक रडार हमेशा चालू रहता है कि हाँ भाई टिंग, चलो ये वाली कंपनी आई, इस सेक्टर के थोड़ा समझ लेते हैं डीप में। सही है। जो मोटामोटी आप अपने सेक्टर के दायरे को भी फिर डिफाइन कर लिया एटलीस्ट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। सर हम ऐसा नहीं है कि हम उसी सेक्टर में काम करना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि अगर आप लेट्स से आफ्कॉम देख लेंगे तो वो एयर कार्गो लॉजिस्टिक है। फ्लाई SBS देख लेंगे तो वो सिमिलर प्रमोटर ग्रुप की एंटिटी है, बट दे आर इनटू द पैसेंजर ट्रैवल। इट्स अ चार्टर प्लेन की कंपनी है। इंस्टा वर्ल्ड फूड में मैंने इन्वेस्ट किया है, विच इज इनटू द जैसे चता फूड्स करके जो लिस्टेड कंपनी है, उसका जैसा सिमिलर काम है। वो वेज और नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है टू वेरियस होरेका सेगमेंट। या तो वहाँ पे सर हर एक में ऐसा नहीं है हम वी आर सेक्टर एग्नोस्टिक फ्रॉम दैट वे, बट हमें कुछ यूनिकनेस दिखना चाहिए, जो मेरा सेकंड पॉइंट है। कि ऐसा कुछ रहेगा तो मैं डेफिनेटली आई लुक इनटू इट, बट मुझे क्या पसंद नहीं है वो भी मैं बता देता हूँ सर। आई डोंट लाइक ट्रेडिंग बिजनेसेस। ओके, मुझे फार्मास्यूटिकल इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, जो जेनरिक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं अवॉइड करता हूँ। रिटेल सेगमेंट मुझे इतना पसंद नहीं है, वो मैं अवॉइड करता हूँ। जो रिटेल मतलब ये दुकानें हो गई या फिर अगर इवन जो प्लेटफॉर्म्स हो गए जो हाँ समथिंग सिमिलर, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं। बरोबर है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होती है छोटी कंपनियों के लिए, तो वो एक मुझे ठीक नहीं लगता है। आई डोंट सी माई सेल्फ गेटिंग अ क्विक एग्जिट ऑन दैट और एन एग्जिट विद अ वेरी गुड रिटर्न इन दोस सेक्टर, तो इसलिए मैं वो अवॉइड करता हूँ। डिफेंस इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त है राजेश भाई, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि डिफेंस इज नॉट एन ईजी सेक्टर टू अंडरस्टैंड। क्योंकि डिफेंस में क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां हमारे अक्रॉस आती है, वो बोल देते हैं भाई मेरे पास 200 करोड़ का ऑर्डर है, बट हम जाके जब थोड़ा सा स्टडी करते हैं समझ आता है ये ऑर्डर नहीं है यार, ये सिर्फ MOU है। ऐसा नहीं है ये कल जाके या नेक्स्ट ईयर में उनके उसमें आ जाएगा। वो पहले प्रोटोटाइप बनाएंगे, वो प्रोटोटाइप अप्रूव होगा, फिर उनको एक और सैंपल ऑर्डर मिलेगा, तो द प्रोसेस बिकम्स मच लॉन्गर। तो ये जो सेक्टर स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन रहती है, वो आपके साथ कोई अगर ऐसा कोई सपोर्टिंग बंदा है जिसको वो सेक्टर का अंडरस्टैंडिंग है, तो वो हेल्पफुल बहुत हो जाता है। एंड आई वाज लकी टू फाइंड सच काइंड ऑफ पीपल हु हेल्प मी। थर्ड पॉइंट जो आता है सर, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी। अभी देखिए, जिसमें अगर मैं सोलर सेक्टर की बात करता हूँ, तो अगर आप सोलर सेक्टर पे आई एम श्योर आपने काफी रिसर्च किया हुआ है, तो अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि उनको एनर्जी इंपोर्ट बिल कम करना है, तो उन्होंने सोलर को पकड़ा, क्योंकि दैट इज वेरी इजी टू डू। शुरुआत हुई तब 15 रुपए, 16 रुपए, 10 रुपए, धीरे धीरे वो आके अभी 3 रुपए के आसपास प्राइस आया है। तो गवर्नमेंट को वो प्राइस अचीव करने के लिए उन्होंने इंसेंटिव देना शुरू किया, उन्होंने एनकरेजमेंट करना शुरू किया। वहाँ से पूरा जो डिमांड साइड जो बना, वहाँ पे गवर्नमेंट ने सोलर में काफ़ी फोकस किया था, बट गवर्नमेंट थोड़ा सा सप्लाई पे फोकस करने में थोड़ा सा चूक गई थी। जब उन्होंने वो फोकस किया कि हाँ भाई सारा धंधा चाइनीज़ कंपनियों में जा रहा है, तब उन्होंने ALM वाला जो कंसेप्ट ला दिया, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चर की। जो कंपनियाँ इंडिया में चाइनीज सेल को लाके सोलर मॉड्यूल बना रही है, उनको वो प्रेफरेंस देंगे टेंडर्स में। तो वहां से आपने देखा होगा कि लास्ट 2 साल में बहुत सारी कंपनियां लिस्ट हो चुकी है विच आर डूइंग ALM काइंड ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग वर्क है। हमने भी कुछ कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है ऐसा। दूसरा आ गया सर, उसके बाद गवर्नमेंट को पता चला यार इसको एक स्टेप और आगे लेकर जाना है, तो उन्होंने DCR ला दिया कि मुझे जब सेल वो भी आप इंडिया में बनाओ, तो वहां पे DCR डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट उन्होंने ऐड कर दिया। तो गवर्नमेंट वो स्टेप में करने लगी सोलर में। बट वो उन्होंने, अगर हम हाइड्रोजन की बात करते तो गवर्नमेंट ने वहां पे PLI उन्होंने दोनों सप्लाई और डिमांड साइड दोनों जगह पे ला दिया है। तो अगर आप EMS का देखते हैं तो EMS में गवर्नमेंट में PLI ला दिया है, सेमीकंडक्टर में गवर्नमेंट कर रही है। तो ये जो सेक्टरल जो पॉलिसी गवर्नमेंट की जो है, दे वांट टू मेक इंडिया आत्मनिर्भर, और उसके लिए जो पॉलिसी ला रहे हैं वो आपको समझना पड़ेगा। उस हिसाब से वो कंपनी आपको ढूंढनी पड़ेगी कि 2 साल में 5 साल में कौन सा सेक्टर आगे बढ़ेगा, और उसमें जो कंपनी अच्छा कर रही है आप उसको पकड़ लीजिए। तो सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, जो राइट टू विन या यूनिक्सनेस की, जो मैंने एफकॉम के लिए बात कर रहा था। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का जो कंसेप्ट रहता है वो हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि ऐसा क्या है कंपनी के अंदर जो अपने फॉरेन पीयर्स के साथ वो compete कर सकती है, वो इंडिया में बड़े एस्टैब्लिश प्लेयर के अगेंस्ट वो धंधा लेकर आ सकती है। तो हमने जैसे हमने C2C में काम इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, तो ये कंपनी के पास जो प्लेटफॉर्म है, दैट प्लेटफॉर्म
दे आर कम्पीटिंग अगेंस्ट सम ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, जैसे थेल्स हो गई, सैफरान हो गई, जो डिफेंस की बहुत बड़ी कंपनियां हैं, जो पूरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स जो बनाती है, वैसा ही ये वाली कंपनी इंडिया में ये बना रही है। उन्होंने मलेशियन नेवी के साथ काम भी किया हुआ है। तो ऐसी वाला कोई टेक्नोलॉजी जो पैरामीटर है, तो वो हम आइडेंटिफाई करते हैं और हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। मैं दूसरी की बात करता हूँ, कस्टमर प्रोफाइल, क्योंकि छोटी कंपनियों के क्या होता है कि बड़े कस्टमर को साइन अप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनके पास वो कॉन्टैक्ट्स नहीं है, उनको उनके प्रोडक्ट के ऊपर, उनके मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस पे ही वो बड़े कस्टमर को लेकर आना चाहते हैं। तो एक कंपनी जिसके साथ हमने भी बात की थी लास्ट महीने, Corover.ai करके कंपनी है, हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है वहाँ पे अभी तक, बिकॉज बट आई लव द कंपनी। It's a mix between a startup and pre-IPO investments also. Because the company has not reached operational or PAT profitability उनका नहीं आया हुआ है। उन्होंने आई थिंक 12-13 करोड़ का कुछ तो धंधा किया होगा रफली। बट अगर उसके कस्टमर आप देखते हैं तो IRCTC का अगर आप ऐप देखते हैं तो वहाँ पे बीच में आपने आस्क दिशा करके एक चैटबॉट देखा होगा। So that chatbot is powered by Corover.ai. Okay. तो आप सोचिए, for a company, a startup who has tapped IRCTC, which is used by virtually all the Indians, yeah. तो वो जो कस्टमर का जो प्रोफाइल उनके पास आ गया है, तो उनसे उनका एक जो डेटा उनको मिलेगा, जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो रोबस्टनेस उनको मिलेगी, दैट विल हेल्प देम टू ग्रो मच फास्टर। ओके। सिमिलरली हमारी एक और कंपनी है एनयू डिफेंस करके जो है, जहाँ पे उन्हें इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट डिफेंस कंपनी से उनको ऑर्डर मिला है। वो देयर इज समथिंग कॉल्ड एफ-इंसास राइफल, एक कंसेप्ट है जहाँ पे हमारे सोल्जर को हम फ्यूचरिस्टिक सोल्जर बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए आपको स्पेशल गन चाहिए। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल इट इज AK-203, तो उसके जितने भी पार्ट्स हैं तो वो सारा ये वाली कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। वो ये वाली कंपनी दे मेक निपुण माइंस बनाती है, हैंड हेल्ड ग्रेनेड्स बनाती है, उसके पास बनाती है, एक्सप्लोजिव नहीं, एक्सप्लोजिव वो दूसरी और कंपनी के साथ टाइप करके वो उसमें फिल करते हैं। तो ऐसी कंपनियां हम जो ढूंढते हैं जिसके पास बहुत ही अच्छे कस्टमर प्रोफाइल है, एक अच्छी सी प्रोडक्ट है, और उनके पास एक एज आ जाती है कि हाँ ये उन्होंने क्रैक कर लिया, तो द स्काई इज द लिमिट। या एक और कंपनी की बात करना चाहूँगा, जैसे स्किल्लांसर, दिस इज मोर ऑफ अ स्टार्टअप काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर अस। नाउ दिस कंपनी मेक्स सोलर क्लीनिंग रोबोट्स। या तो हमने जब इन्वेस्टमेंट किया था, बहुत ही कम लेवल पे किया था, 20-25 करोड़ के वैल्यूएशन पे रफली हमने इन्वेस्ट किया था। कंपनी विल टेक आई थिंक 2-3 years फॉर टू मैच्योर इनफ टू बिकम एन IPO वर्दी। बट ये कंपनी ने JSW का प्रोजेक्ट लिया हुआ है। JSW के पास 2 गीगावाट के सोलर एसेट्स हैं। इन्होंने सिर्फ 2%-5%, अभी शायद 10 मेगावाट पे ही उन्होंने सोलर रोबोट इंस्टॉल किए हुए हैं। वो अगर सक्सेसफुल हो गया तो उनको 10 मेगावाट से 2 गीगावाट पहुंचने में देर नहीं लगेगी। क्या करता है सोलर रोबोट? तो यूजुअली अगर आपने सोलर ग्राउंड माउंटेड सोलर है या रूफ माउंटेड सोलर है, तो आप अगर क्लीन नहीं करेंगे तो डस्ट पार्टिकल्स जमा होने से आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। बरोबर है। तो ये क्या करते हैं कि ये आइदर वाटर्ड और विदाउट वाटर वो पैनल पे वो ऐसे जाएगा और उसको क्लीन करेगा ब्रश से या कोई और मैकेनिज्म। अच्छा, समझ गया। तो दिस अ वेरी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोडक्ट व्हिच हैज आइडेंटिफाई अ वेरी गुड कस्टमर। बट फिर ये हुआ कि कंपनी ने थोड़ा बहुत थोड़ा सा छोटी कंपनी है तो ऑब्वियसली उसको गाइडेंस चाहिए, तो गलतियां भी करेंगी, तो थोड़ी गलतियां भी होती है, तो वी हैव टू समटाइम्स स्टेप इन एंड हेल्प दिस काइंड ऑफ अ कंपनी की ओके हम एग्जिट हम सोच रहे थे कि भाई 2 साल में हो जाएगी, अभी हो सकता है कि 5 साल में एग्जिट हो। तो ऐसे कुछ इश्यू आ सकते हैं। बट अगेन व्हेन योर टेक्नोलॉजी इज रियली गुड, यहाँ पे इतनी कॉम्पिटिशन नहीं है, तो आपको एक मोट रहेगा आपके पास कि आप वो कंपनी को पकड़ के बैठ सकते हैं। श्योर। फिर लास्ट वाला जो पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशनल एक्सेलेंस, तो वहाँ पे एक काइनेको करके गोवा की कंपनी है जो पॉलीमर के उसमें काम कर रही है। नाउ दिस पर्टिकुलर कंपनी अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी का जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट है बहुत ही वाइड है। उसकी प्रोडक्ट्स स्पेस में भी यूज़ हो सकती है, एयरक्राफ्ट में भी हो सकती है, डिफेंस में भी हो सकती है, हाइड्रोजन के कंटेनर बनाने में भी उसकी प्रोडक्ट्स यूज हो सकती है। सो मैं अगर एक और कंपनी की बात कर रहा था, नागपुर बेस्ड जो कंपनी, तो उसमें उसके सम पार्ट्स वो फाइबर वाले रहते हैं। तो ये
तो वो कंपनी खुद बनाती है, बट दैट कैन बी रिप्लेस विद वॉट एवर काइनेको इज डूइंग एज वेल। अच्छा। तो जहाँ पे आपको लाइट वेट एप्लीकेशन चाहिए विद वेरी हाई रेजिस्टेंस, तो वहाँ पे आप ये पॉलीमर यूज कर सकते हैं। Sure. तो दे हैव डन अ फैंटास्टिक वर्क। तो ऐसी कंपनियां हम आइडेंटिफाई करते हैं और ट्राई करते हैं कि वहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये सब तो अल्टीमेटली आपको आपका नेटवर्क से मिलता है। एब्सोल्युटली सर। तो अनलिस्टेड में अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करना या राइट प्राइस पे इन्वेस्ट करना इज अ फंक्शन ऑफ हाउ वेल नेटवर्क यू आर। एक रिटेल इन्वेस्टर के पास कहाँ नेटवर्क है? नहीं है 100% सर। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अनलिस्टेड रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं है। बराबर ना, ये उसी के लिए है जिनकी फैमिली ऑफिसेस हैं, जो AIF है या HNIs है, कि जिनके पास कनेक्शंस हैं, जिनको पता है कि क्या चल रहा है क्या, एंड दे आर एबल टू विथस्टैंड द अप्स एंड डाउन्स ऑफ थिंग। करेक्ट। क्योंकि हो सकता है कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, 2 साल तक कंपनी ग्रो ही ना करे, तो आपको तो रहना ही पड़ेगा उसके अंदर। करेक्ट। सो अभी जब मैं स्किल लैंसर की बात कर रहा हूँ, तो ये वाला जो क्वार्टर था उनके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं थे। तो आप क्या करोगे? आपका जो एक्सपेक्टेशन था कि नहीं भाई 1 साल में IPO आ जाएगा, वो नहीं होगा पूरा। वो 1 का 2 साल हो सकता है, बट ठीक है, दैट इज ओके, दैट्स दी यू हैव मेड योर बेट। तो आप उसको you'll have to learn to live with that particular risk and that uncertainty। सही। तो अगर वो आप स्टमक नहीं कर सकते हैं तो आप अनलिस्टेड में मत कीजिए। ओके। थर्ड पॉइंट आ जाता है सर, फाइनेंशियल रेजिलियंसी। तो आप जो मुझे पूछ रहे थे कि स्टार्टअप में हम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल रेजिलियंसी नहीं है सर। उनके पास आइडिया है, उनके पास उन्होंने शायद प्रोटोटाइप बना दिया है, बट उनके पास मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस नहीं है स्केल करने के लिए। उनके पास अगर उनको आगे जाके ओपेक्स के लिए या फिर इवन आगे चल के केपेक्स के लिए भी पैसा अगर लेना है, तो भी उनको उनका धंधे से उनको इतना पैसा नहीं आ रहा है, तो वो आगे जाके फिर से वो डाइल्यूशन पे ही आ जाएंगे, इक्विटी डाइल्यूशन पे। तो वी वांट कि जितना हो सके डाइल्यूशन उतना ज़्यादा नहीं हो। तो वो तभी हो सकता है जब कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल हो, इनके पास पैसा आ रहा हो। तो कुछ चीज़ें हैं जो जैसे कि कंपनी के पास मैनेजेबल डेट होनी चाहिए, कि आगे चल के उनको डेट चाहिए तो वो इजीली रेज कर सकते हैं। उनका जो ट्रेड रिसीवेबल है वो कंट्रोल में होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है कि छोटी कंपनियों के पास बार्गेनिंग पावर कम रहती है, तो यूजुअली वी सी कि ट्रेड रिसीवेबल काफ़ी सारा बलून हो सकता है। और जो कंपनी, अगर आप वेदर इट इज़ लिस्टेड और अनलिस्टेड, जो कंपनी अपने कैश पे कंट्रोल नहीं कर पाती है, वहाँ पे प्रॉब्लम आने लगता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो कैश इज़ ऑलवेज द किंग। सो अगर आपकी कंपनी कैश अच्छे से मैनेज नहीं कर रही है, तो एक वो इट बिकम्स अ रेड फ्लैग। बट ये इतना इजीली नहीं है आइडेंटिफाई करना, आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा ओवर अ पीरियड, और फिर आप देखिए और कैसे कंपनी मैनेज कर रही है। दूसरा जो पॉइंट है, एबिलिटी टू मीट प्रोजेक्शंस। तो काफ़ी सारे प्रमोटर मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि भाई मेरा मार्केट कैप क्या होना चाहिए या मेरा शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए। वो थोड़ा सा रेड फ्लैग है। आपको ऐसा प्रमोटर चाहिए जो धंधे पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हो, बट हु ऑलवेज अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। तो कंपनी के पास ऑर्डर बुक होनी चाहिए कि जो वो प्रोजेक्शन दे रहे हैं वो मीट कर पाएंगे। जो आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको पता है कि 2 साल के बाद IPO आएगा या 1 साल के बाद IPO आएगा, तब सर्टन वैल्यूएशन पे आपका IPO आने वाला है। वो IPO के लिए वो कैसे पहुंचेंगे, तो उसके लिए आपके पास कंपनी के पास इतना एम्यूनेशन होना चाहिए कि वो वाले प्रोजेक्शन को मीट कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है सर, कि घोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कि जॉकी। तो यहाँ पे सर जॉकी इज़ मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये छोटी कंपनियाँ होती है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूज कंपनी। यहाँ पे प्रमोटर हैज़ लॉट ऑफ इट्स अ की मैन रिस्क हियर। तो प्रमोटर की क्वालिटी जो मेरे लिए इतना इजी नहीं है जज करना, बाकी कुछ लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता है प्रॉबेबली, बट दिस इज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग टू आइडेंटिफाई वेरी क्विकली इन अ 1 मीटिंग और 2 मीटिंग। आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाके आप कर सकते हैं। बट फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर और फॉर a small investor like me who are there on unlisted, you can identify based on some of the parameters, जैसे कि एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है प्रमोटर का, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, does he have lot of assets in the family which can support him, उनकी प्रीवियस वर्क हिस्ट्री कैसे उन्होंने इस धंधे में काम शुरू किया है, या तो वो खुद अपने नेटवर्क उनका जो है वहाँ से कुछ कॉन्टेक्ट लिए, या उन्होंने कहीं पे कुछ एग्जाम्पल कुछ सीखा है। जैसे अभी द्रोणाचार्य की बात करें तो प्रतीक जी ने प्रीवियस कंपनी में थोड़ा बहुत उन्होंने ड्रोन पे काम किया था,
So he was able to then build onto it and create his company. तो ऐसे आपको पता करना पड़ेगा कि कैसे ये प्रमोटर को ये आइडिया आया है इस कंपनी में काम करने का। एक हंगर होनी चाहिए प्रमोटर पे कि हाँ भाई ये मैं जो कर रहा हूँ, मैं अभी ये करूँगा, मैं वो करूँगा, जो बोल रहे हैं वो करने की एक आपको दिखना चाहिए कि प्रमोटर इज देयर इज अ हंग्रीनेस इनटू द प्रमोटर, एक बैटल रेडीनेस है, वो सीजन्ड है, उसको धंधे की समझ है। बराबर है। और लास्ट में जो मैं कितना प्रमोटर का होल्डिंग होना चाहिए, तो स्किन इन द गेम। मैंने बीच में जो आपको एग्जांपल जो दिए थे ऑफकॉम और फ्लाई एसबीएस और इवन C2C, इसमें ये वाला स्किन इन द गेम वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा मैं नहीं मीट कर रहा था। बट what we did was that we thought from, let's say Afcom की बात करते हैं तो ये जो धंधा है it's a capital intensive, both Afcom as well as Fly SBS, yeah. Both the promoter, उनको ये business शुरू करने के लिए they had to raise fund, they had to dilute to reach a particular level to get all the licenses, get the plane on the lease, yeah. So sometimes you have to be willing to change your rules to accommodate some kind of flexibleness in your thesis. अगर आप थोड़ा सा रिजिड हो जाएंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, 32 के 32 गुण नहीं मिलेंगे आपको। बराबर ना। तो शादी करनी है तो थोड़ा सा आपको लेट गो करना पड़ेगा। सही। सो अभी नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं कि दूसरे क्या पैरामीटर हम चेक करते हैं। तो वैल्यूएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है कि आप जिस वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करते हैं अनलिस्टेड कंपनी में, वहाँ से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, IPO का वैल्यूएशन क्या रहेगा, आपको कितना होल्ड करना पड़ेगा, आपको कितना रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है। तो देयर आर मेनी कंपनीज विच वी लव, हमें प्रमोटर, अगर एक सूरत की सोलर EPC की कंपनी की बात करता हूँ, एक्सेलेंट प्रमोटर क्वालिटी, ब्रिलियंट प्रोजेक्शंस, एवरीथिंग अमेजिंग, बट उन्होंने बोला कि सर हमारा शेयर्स एक बार इश्यू हो जाएंगे, वो लॉक इन में रहेंगे, और वैल्यूएशन डिफरेंस बिटवीन प्री IPO और IPO वाज नॉट वेरी बिग। तो सब कुछ पसंद होने के बाद भी हमने छोड़ दिया, क्योंकि रिस्क क्यों लेना है इतना। क्योंकि यहाँ पे मैंने कर दिया, अगर SME की अगर कंपनी रहती है तो वहाँ पे लिस्टिंग के बाद 1 साल का लॉक इन रहता है, और मेन बोर्ड की रही तो 6 महीने का लॉक इन रहता है। तो अगर मैं ये वाली कंपनी अगर लिस्ट हो गई 90% भी होती है तो भी मुझे 1x 1.5x का ही मुझे विजिबिलिटी दिख रहा था। बट हमने इसलिए जाने दिया क्योंकि वी प्रेफर एटलीस्ट 2 to 3x ऑफ रिटर्न फॉर अवर रिस्क दैट वी आर टेकिंग। तो वैल्यूएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशन यूजुअली हम कैसे करते हैं, तो हम पैट के हिसाब से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या जो पैट रहता है उसके बेसिस पे हम यूजुअली करते हैं। हम एबिटा पे या सेल्स के मल्टीपल पे नहीं करते हैं, या EV के मल्टीपल पे नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो है वो थोड़ा सा स्टार्टअप इन्वेस्टिंग में वाला कंसेप्ट चालू है, क्योंकि वहाँ पे पैट नहीं होते हैं या एबिटा पॉजिटिव नहीं होती है। Sure. हम जिस कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे पैट नहीं है तो हम नहीं है। Sure. तो इसीलिए वी ऑलवेज प्रेफर वैल्यूएशन के लिए हम पैट का मल्टीपल यूज़ करते हैं। जो PE, अगर आप अभी कोई भी लिस्टेड कंपनी का देखते हैं PE वैल्यूएशन, तो वी फोकस ऑन दैट। अभी रिसेंटली क्या हुआ था सर कि जो SME में जितना सारे कुछ इश्यूज जो सामने आए हैं, गवर्नमेंट ने जो रेगुलेटर्स ने जो बेल्ट टाइटनिंग एक्सरसाइज की है, उसकी वजह से भी देर आर व्हाट वी हियर इज कि SME में अगर मल्टीपल 15 से 20 के बीच में नहीं है तो अप्रूवल में बहुत डिले हो रहा है। सो मैनी कंपनीज विच गेव अ लॉफ्टी टारगेट्स की नहीं भाई हम 40 के मल्टीपल पे IPO लाएंगे, वो नहीं होने वाला है। सो दोज पीपल हु बिलीव्ड दैट एंड इन्वेस्टेड इन अ कंपनी, they may not make a lot of money at the time of listing, उसके बाद definitely it's possible कि they'll make a listing, but ये चीज़ जो होती है वो किसी के हाथ में नहीं रहती है। Government regulation can come in which can disrupt your original plan. Correct. वैसे ये रेगुलेशन नहीं है, कहीं गवर्नमेंट ने बोला नहीं है, इट्स मोर ऑफिशियल नहीं है डॉक्यूमेंट, बट इट्स मोर ऑफ ओरल let's say kind of a checks and balances that they are giving. Correct. Which is also, see, I think it is a very good step. It strengthens the market and brings lot of stability in the long run. Right. Short term, I think we are all suffering from the effects of such things, especially ESM1. But ठीक है, let's move on. So दूसरा आप ये कर सकते हैं सर, peer comparison. मीन क्या होता है कि अगर there are companies which are already listed in Indian market, whether main board या SME, आप यूज़ कीजिए, उसका देखिए उसका किस मल्टीपल पे वो कंपनी आई थी, लिस्ट हुई थी, उसका अगर आप
RHP देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा अगर किसी ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था एज अनलिस्टेड, उन्होंने किस मल्टीपल पे किया था। यूज दैट इन्फॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई कि आप ये वाला जो कंपनी को इवेल्युएट कर रहे हैं वो सही वैल्यूएशन पे है कि नहीं है। यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी टू check whether you'll make money in this. Okay. I am not a big fan of forward P. तो लिस्टेड कंपनियों में मुझे मतलब काफ़ी अभी लास्ट 6 महीने पहले की बात करते हैं तो सर इतनी मतलब पागलपन हो गया था कि FY25 भी नहीं, 26 भी नहीं, 27 और 28 के फॉरवर्ड पी के लोग मैसेज भेज रहे हैं कि भाई ये कंपनी सस्ती है बेस्ड ऑन FY27 पी। भाई मैंने कहा यार आई प्रेफर ऑलवेज द TTM पी, मुझे उस पर ही ज़्यादा मजा आता है क्योंकि आई हैव सीन द परफॉर्मेंस and then I don't mind giving premium on the TTMP rather than a forward P. Sure. So next point की बात करते हैं सर, रिस्क टू रिटर्न रेशियो की बात करते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि आप मिनिमम 2 से 3 साल का आप पीरियड मान लीजिए, आप लिस्टेड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर आपका आपको वो पसंद नहीं आ रही है बात तो आप मत इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि आपको उससे पहले अगर एग्जिट की अपॉर्चुनिटी मतलब एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो वो पॉसिबल है कि वो मीट नहीं होगी। दूसरा जो प्रॉब्लम होता है कि कभी कभी बेस्ड ऑन सर्टेन रीजंस विच आर नॉट इन द हैंड ऑफ आइदर प्रमोटर और द इन्वेस्टर, कुछ रीजन से IPO नहीं आते हैं। okay? हमने भी देखा कुछ केसेस में IPO आने के बाद विड्रॉ हो चुके, पैसे रिफंड कर दिए गए थे। तो ऐसे सच एग्जाम्पल में जैसे ट्रैफिक सॉल्व में ऐसा हुआ था। तो जो प्री IPO इन्वेस्टर हैं अभी उनके पास कोई एग्जिट पॉसिबिलिटी नहीं है जब तक कंपनी फिर से लिस्ट नहीं होती है। करेक्ट। या कोई और खरीदता नहीं है उसके शेयर्स। करेक्ट। जिन्होंने IPO में अप्लाई किया था उस कंपनी के, उनके पैसे वापस आ चुके हैं बट अनलिस्टेड इन्वेस्टर्स के नहीं आए हैं। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप इन्वेस्ट करो और कंपनी का IPO नहीं आएगा। देयर आर सर्टेन वेज, कुछ कंपनियां रिवर्स मर्जर भी कर लेती हैं इन सच सिनारियोज। दे आइडेंटिफाई अ स्मॉल कंपनी NCLT से वो लेकर उसको फिर से रिवर्स मर्जर से पॉसिबल हो जाती है। तो देर आर सर्टन थिंग्स विच आर पॉसिबल। अगर आपको ये रिस्क से बचना है तो अगर आप प्राइमरी इन्वेस्टर है तो आप एक शेयर होल्डर अग्रीमेंट में ये चीज़ कर सकते हैं कि अगर IPO नहीं आया तो आपको सर्टन वैल्यूएशन पे वो एग्जिट दे सकते हैं। Sure. अगर आप अनलिस्टेड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ 1x मतलब 100% रिटर्न के लिए मत इन्वेस्ट कीजिए। हम मिनिमम 2x 3x का विजिबिलिटी रखते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अवर इन्वेस्टमेंट इनटू अनलिस्टेड कंपनी टिल द IPO। Sure. अगर वो आपको रनवे नहीं दिख रहा है तो प्लीज इन्वेस्ट मत कीजिए। इट्स बेटर टू बाय द लिस्टेड कंपनी। देर आर सो मेनी गुड कंपनीज अवेलेबल स्पेशली इन दिस मार्केट राइट नाउ विच वी आर इन। वो 10 के मल्टीपल पे बहुत ही सारी अच्छी कंपनियां हैं, वो आप ले लीजिए, वहाँ पे आपको मच बेटर रिटर्न मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आता है सर ड्यू डिलिजेंस का। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहाँ पे अगर आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप ये कभी नहीं कर पाएंगे। आपको अपने नॉलेज पे डिपेंड करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन जो आपको अवेलेबल है पब्लिक सोर्सेज में, जैसे मैंने बोला कि देयर आर मल्टीपल वेबसाइट जहाँ पे आप जाके कंपनी के एनुअल रिपोर्ट देख सकते हैं, समझ सकते हैं, थोड़ा सा गूगल में सर्च कर सकते हैं। EPFO की वेबसाइट अगर आप जाके सर्च करेंगे तो वहाँ पे आप कंपनी का नाम डालोगे तो आपको उसका एम्प्लॉय नंबर दिख जाएगा मंथ ऑन मंथ। बट यहाँ पे ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि देखिए जो छोटी कंपनियां रहेगी ना वो सब कंपनियों का वो EPF नहीं भरते हैं। देयर विल बी पीपल हु आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, देयर विल बी पीपल हु विल बी अंडर ESIC, तो वो काउंट एग्जैक्ट नहीं मैच करेगा। बट आपको ये देखना है कि वो काउंट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो डोंट होल्ड दैट अगेंस्ट द कंपनी। ट्विटर पे भी मैंने बहुत सारा देखा है SME कंपनियों के अगेंस्ट यही वाला आर्ग्यूमेंट। तो प्लीज थोड़ा सा ये वाला पॉइंट समझिएगा बिफोर यू लेट्स से आस्क अ कंपनी की भाई ऐसा क्यों है। आप समझिए, थोड़ा बात कीजिए, अंडरस्टैंड। या नेक्स्ट होता है सर लेट्स से अगर आपके पास वेरविथल है DD करने का तो, या नहीं तो आप जो कर रहा है, जो आपके पास डील लेकर आया है उससे आप पूछिए। अगर मर्चेंट बैंकर है तो फिर वो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो ड्यू डिलिजेंस करेगा, वो RFS स्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेगा, वो लीगल DD करवाएगा। तो आपका जो रिस्क है काफ़ी कम हो जाता है। देर आर अदर सर्टन मार्केट इन्वेस्टर और सम एडवाइजर्स हु आर देयर, दे शुड हेल्प यू गेट दिस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। या तो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है, जैसे एक अहमदाबाद की कंपनी थी, दिस इज समथिंग इन अवर अर्ली डेज या व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग दैट। तो बहुत ही अच्छी कंपनी थी जो रोबोटिक्स में काम करती थी। वी वर ऑलवेज वी वर सो इम्प्रेस विद द प्रोडक्ट। ओके, मैं अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट इन इंडिया, मैं जर्मनी में था।
तो हमने किसी को भेजा, वो फैक्ट्री पर गए, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने उनके डॉक्यूमेंट्स मंगा लिए थे फाइनेंशियल, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला कंपोनेंट हमें काफ़ी कम लग रहा था। तो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि वी सेड कि नहीं, अभी हमने ऑलमोस्ट पैसा दे भी दिया था और हमने वापस ले लिया, कि हमें लगा कि नहीं, ये जो बोल रहे हैं थोड़ा सा कहीं पे कुछ हमें वो एक लगा कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल इज नॉट मैचिंग व्हाट बेसिकली यू आर कनेक्टिंग द डॉट्स। जहाँ आपको लग रहा है कि ये कहीं मिसमैच हो रहा है, बट आप पूछते तो होंगे ना फाउंडर से कि भैया ये ऐसा क्यों है। अब उसकी जवाब में अगर लड़खड़ाहट है, अगर क्लैरिटी नहीं है, तब फिर आप एक बोल्ड कॉल लेंगे, यानी कि भैया कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। दूसरा सर जीएसटी रिटर्न का देख लीजिए। जीएसटी रिटर्न, उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, कुछ कभी मिसमैच हो जाते हैं वहाँ पे। दूसरा ये होता है कि कंपनी काम कर रही है मैन्युफैक्चरिंग का और जीएसटी फाइल कर रही है ट्रेडिंग का, बराबर। तो ऐसे भी सिनारियोज सामने आ रहे हैं तो ये कि कैसे मिलेगा जीएसटी रिटर्न? सर ये तो कंपनी से ही मिलेगा, क्योंकि देयर इज नो अदर वे। नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। आपको वो कंपनी से, अगर आप सब्सटेंशियल इन्वेस्टर हैं, वो आप पैसे डालोगे तभी वो आपको बुक्स ओपन करेगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये इश्यू है सर। तो इट्स नॉट ऑलवेज सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल मतलब क्या? काफ़ी सारा कंपनी का पैसा जो आ रहा है वो ट्रेडिंग के एक्टिविटी से आ रहा है इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हाउ डू यू डिफाइन दैट यू आर अ सब्सटेंशियल इन्वेस्टर? मतलब कंपनी का तो that's a- वो 1% 1.5% स्टेक लो, तब आप बोलो कि मैं सर 5 करोड़ हम टोटल डालना चाहते हैं, तब ऑब्वियसली ओपन अप होगा। बरोबर है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होता है कि सर इसमें मल्टीपल कंपनियां होती है प्रमोटर की इन अ सिमिलर फील्ड, और अनफॉर्चुनेटली टैक्स बचाने के चक्कर में हम काफ़ी सारा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करते रहते हैं। तो यहाँ पे ये बिकम वो थोड़ा रेड फ्लैग हो जाता है कि आपको पता नहीं है कि आप जो पैसा दे रहे हैं उससे फ़ायदा जो कंपनी में पैसा दिया उसका होगा कि उसके भाई बहन का होगा। तो वो थोड़ा सा देखना पड़ता है। आप बहुत सारा सर डिफेंस की कंपनियों में क्या होता है कि MOU का जो मैंने पॉइंट बोला था, या तो डिफेंस में एक कंसेप्ट है NC वाला, कि नो कॉस्ट और नो कंफर्मेशन। आपको कमिटमेंट नहीं मिलता है, ना आपको पैसा मिलेगा वो बनाने का। आप अपने पैसों से वो जाके कीजिए, प्रोटोटाइप बनाइए, तब जाके बनेगा। तो आप जब कर रहे हो, जब वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं 100 करोड़ का मेरे पास ऑर्डर बुक है, तो उसमें कितना रियल है, कितना आपके पास कंफर्म ऑर्डर बुक है वर्सेस कितने सॉफ्ट ऑर्डर बुक है जो कन्वर्ट हो सकते हैं एट अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी एंड परसेंटेज। तो वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एम्प्लॉय की बात तो मैंने ऑलरेडी कर दी है। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो जैसे मर्चेंट बैंकर्स हो गए, तो शुरुआत में सर वी वेर नॉट, अगेन मैंने जैसे बोला मैं इंडिया में तो था नहीं, तो मेरे कनेक्ट्स कुछ मर्चेंट बैंकर से हुए थे, उन्होंने कुछ किया। तो जैसे GP को करके कंपनी है, तो वो वहाँ पे मर्चेंट बैंकर की वजह से मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। लकीली दैट इन्वेस्टमेंट वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल। सम अदर मर्चेंट बैंकर जिससे मुझे काफ़ी अच्छी कंपनियाँ मिली हुई है, जैसे कुछ का मैं डेफिनेटली आभार मानना चाहूँगा इस फॉर्म में, कि यूनिस्टोन हो गया, बीलाइन हो गया, तो ऐसी ही कुछ मर्चेंट बैंकर के साथ मैंने अभी तक काम किया हुआ है, जहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा उन पे एक भरोसा है कि वो अच्छा काम करते हैं जी। अगर वो IPO लाएंगे तो मुझे एक टेंशन नहीं रहता है कि भाई हाँ, अगर वो हाँ बोल रहे हैं तो उनको पता है कि वो IPO लेकर आएंगे। हमारा रिस्क कम हो जाता है। कुछ फेलो इन्वेस्टर रहते हैं जो बड़े, बिकॉज I was a retail, I'm still a retailer, even though I've left my job, but जब मैंने शुरुआत की सर, मैं जॉब भी कर रहा था, तो एंड यहाँ पे सर क्या हो जाता है कि हमने जब शुरुआत की थी तब ऑलरेडी सर ग्रुप्स बन चुके थे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के। उनका ये, क्योंकि डील्स बाहर ही नहीं आते हैं, अगर आप वो ग्रुप का हिस्सा नहीं हो तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इन चीज़ों में इफ़ यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद सम बिग इन्वेस्टर who value you and who can help you, who can mentor you, then definitely आपको अच्छी डील में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो और वो मर्चेंट बैंकर के थ्रू ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बिग इन्वेस्टर्स तक पहुंचने के लिए सीडी जो है वो एक मर्चेंट बैंकर ही होगा। बिल्कुल। और बड़े इन्वेस्टर हमारे साथ क्यों बैठेंगे सर? इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं। अगर आप कुछ इवेंट्स में जाते हैं जहाँ पे आपको एक्सेस मिल जाता है, आप मिल सकते हैं। जैसे आपका थोड़ा सोशल मीडिया प्रेजेंस हो गया, जैसे मैं आपके सामने, तो मैं एक बहुत ही मेरी छोटी सी प्रेजेंस है, बट जिस तरह का आप काम कर रहे हैं, आप यू आर ट्राइंग टू हेल्प द एंटायर इकोसिस्टम। आपको दिखेगा सामने वाले बंदे को कि नहीं, ये बंदा गलत नहीं है, तो वो करेंगे। हाँ, तो वो प्रोफाइल वैसा बिल्ड करने में समय लग जाता है। करेक्ट, एंड इट डिडंट हैपन ओवर द नाइट। इट्स इजियर थिंग फॉर मी नाउ टू कनेक्ट विद बिग इन्वेस्टर्स एंड दे डू गिव मी टाइम, बट अभी भी मैंने उनसे कोई फ़ायदा नहीं उठाया बाय द वे।
So, but definitely it helps, sir. So I was fortunate to get guidance from very big investors on a timely manner. एक्चुअली ट्विटर बहुत जबरदस्त है. Absolutely, sir. Twitter और ट्विटर में YouTube हाँ बहुत जबरदस्त. बहुत है सर यहाँ पे. और आप नहीं मानोगे सर, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी ट्विटर में आपके ट्वीट्स पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं. जैसे एक दो जो है आशीष कचोलिया जी एक्टिवली फॉलोज पीपल हु हैव 10,000 15,000 20,000 फॉलोअर्स एज वेल. तो दैट शोज कि नहीं यार, सबको इन्फॉर्मेशन चाहिए. बरोबर है. दे नीड गुड कंटेंट, दे नीड अनफिल्टर्ड मतलब जिसमें इतना गार्निश नहीं किया हो वैसा वाला कंटेंट चाहिए, ट्रूथ चाहिए उनको. तो वो अगर आप वो काम करोगे तो आपको डेफिनेटली वो पैट्रोनेज मिलेगा. सो आई वॉज डेफिनेटली फॉर्चुनेट इनफ टू गेट टाइमली इनपुट फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स. सो जयपुर में मनोज अग्रवाल जी करके बहुत बड़े इन्वेस्टर है, बहुत बड़े इन्वेस्टर. तो जब भी कभी मुझे लगता है उन्होंने वहाँ पे किया है, मैं पूछ लेता हूँ सर ये मैं करना चाहता हूँ, तो मुझे बोलते हैं इसमें मत करो. गुणवंत वैद जी है चेन्नई में, आप इनसे मिलोगे. तो व्हेनेवर सपोज मुझे कुछ उनके से हेल्प चाहिए तो मैं उनसे फ़ोन कर लेता हूँ. बहुत अच्छे. विनीत अरोड़ा जी है नैव कैपिटल वाले, उनसे अगर मुझे कुछ हेल्प चाहिए मैं पूछ लेता हूँ सर ये इसमें क्या है आपका विचार, क्योंकि उनका जो ड्यू डिलिजेंस का जो मेथोडोलॉजी है, द रोबस्टनेस है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है सर. तो जहाँ पे मैं लैक करता हूँ, आई डोंट माइंड रीचिंग आउट एंड आस्किंग फॉर अ हेल्प, क्योंकि you won't be able to do it. I don't have any people besides my friends who can help me. तो अगर आपके पास टीम नहीं है तो you will have to rely on others. It's आपको क्राउड सोर्सिंग करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन का. बराबर. और जैसे आप अच्छा काम करने लगोगे आपकी मुलाकात होती रहेगी. तो आई वॉज लकी टू मीट स्क्रीनर के आयुष मित्तल जी से भी मेरी मुलाकात होगी. ऐसे तो हो सकता है सर. तो मैं जिन लोगों को काफ़ी मतलब बहुत ही लेट्स से एक ओहदे पे मानता हूँ, उनसे मैं मिल चुका हूँ. मैं आशीष कचोलिया जी से भी मिल चुका हूँ. तो एक वंस यू स्टार्ट सर, आप एक अच्छा काम करते रहेंगे तो आपको आगे चल के कभी ना कभी एक रिवॉर्ड मिल ही जाएगा. सिमिलरली आई एम सिटिंग अक्रॉस टू यू सर, सो डेफिनेटली दिस आल्सो नहीं, बट इन टर्म्स ऑफ द वर्क दैट यू डू, सो आपकी तरह तो डेफिनेटली दिस मार्की नेम्स डेफिनेटली हेल्प. सो अगर हम मेरी कुछ कंपनियों की बात करते हैं, जैसे सोलियोस करके हमारी कंपनी है जहाँ पे मधु किला जी ने इन्वेस्ट किया है, सुनील सिंघानिया जी ने इन्वेस्ट किया हुआ है, फारूक भाई जो केपी ग्रीन वाले उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है. ट्रांसलाइन टेक्नोलॉजी करके एक जो कंपनी है वहाँ पे रमेश दमानी जी ने बहुत ही बड़ा सा स्टेक लिया है. तो वी वर फॉर्चुनेट टू पार्टिसिपेट इन दैट कंपनी एट द सेम वैल्यूएशन. वो बहुत ही जरूरी है. अगर ऐसा भी हो सकता है कि वो जो सेलिब्रेटेड इन्वेस्टर बहुत ही पहले आकर बैठे हुए हैं और आपको बाद में मिल रहा है, तो दे विल मेक 10x, आपको 2x 3x बनेगा. बट ठीक है, यू विल लर्न एंड यू विल गेन. तो प्लीज आप अच्छे से अपना प्रोफाइल बनाइए, रिसर्च पे ध्यान दीजिए. यू विल बी एबल टू रीच दैट स्टेज. देयर आर ऑलवेज पीपल लाइक विवेक जी, उनके फेस टू फेस में आपको इतने सारे अच्छे जो हम तो ढूंढते रहते हैं. हाँ एग्जैक्टली. हम तो ट्विटर में सेंसिबल लोग ढूंढते रहते हैं, और कई हमारे फेस टू फेस के बाद फिर बहुत सारे लोग पॉडकास्ट में बुलाते रहते हैं, तो आपको बहुत बुलाने वाले हम लोग. श्योर सर, उससे बहुत फायदा होता है ना. एब्सोल्युटली सर. और सर इसमें मेन क्या है कि देखिए मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है. मैं ऑलरेडी 30 कंट्रियाँ घूम चुका हूँ, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों को मिला के. और यहाँ पे भी मैं मतलब हर एक महीने में कोई एक सिटी में जाता हूँ, मैं वहाँ पे मीटअप भी करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है सर. सो ये वाला जो अनलिस्टेड वाला अगर आप करना चाहते हैं सर, अगर आपको ट्रैवल पसंद नहीं है तो प्लीज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको जाकर मिलना पड़ेगा प्रमोटर को, उसकी फैसिलिटीज देखनी पड़ेगी. सर अनलिस्टेड हुआ, शेयर बाजार में नेटवर्किंग हुआ, बिना ट्रैवल के तो कुछ नहीं होने वाला है. वो बिना ट्रैवल के खाली लैपटॉप सामने रख के ट्रेडिंग हो सकता है. उसमें से भी पैसा बनता है, लेकिन सर ट्रेडिंग से पैसा बनता है लेकिन इन्वेस्टिंग नहीं हो सकता. इन्वेस्टिंग बिना ट्रैवल के इम्पॉसिबल है. बट सर देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म. जैसे अगर आप वैल्यू पिकर देख लीजिए जो डोनाल्ड फ्रांसिस जी ने बनाया हुआ, इट्स अ ग्रेट वेल्थ ऑफ नॉलेज. बट ट्रैवल करना पड़ेगा. आप खाली वैल्यू पिकर में पढ़ के बड़ा पैसा किसी शेयर में नहीं डाल सकते. उसकी चिंतन शिविर में जाना पड़ेगा आपको. एब्सोल्युटली करेक्ट. एब्सोल्युटली ठीक है, आगे बढ़ते सर. वैल्यू पिकर बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी दे हैव बिल्ट. एब्सोल्युटली. यहाँ पर मतलब पीपल आर वैल्यू पिकर गाइस, और वो मिलते हैं जब तभी शेयर का रियल चीज पता लगता है. सारी बातें उस स्पीकर के फोरम पे नहीं मिलेगी आपको. सर आई थिंक स्टॉकेज इज आल्सो बिल्डिंग दैट कम्युनिटी. आई हैव सीन दैट. सो आई थिंक यू गाइस आर डूइंग आल्सो वेरी गुड वर्क. कुछ काम हम भी कर रहे हैं, पर हमारा फोकस इज मोर मोमेंटम इन्वेस्टिंग.
विच इज अनदर ग्रोइंग कम्युनिटी. आप लोग वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, तो आप लोग की अलग कम्युनिटी. आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट ऑन अ कैन स्लिम यार. तो विलियम ओनील, मार्क मिनवरी पे मतलब सर आई लव दैट. तो मतलब आई लव IPO ब्रेकआउट स्टोरीज. मैंने काफी ट्रेड भी मैं कर चुका हूँ मेन बोर्ड के उसमें. बट यहाँ पे मजा थोड़ा ज्यादा आता है क्योंकि रिस्क ज्यादा है. यहाँ रिस्क है, बट यहाँ पर एक लोगों से मिलने का और बिजनेस समझने का, एंटरप्रेन्योर के साथ बैठने का, वो एक अलग हाई पॉइंट्स है. सो यहाँ पे सर ये जो रिस्क वाली जो स्लाइड है, इसमें मैंने काफी सारी चीजें कवर कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी. मेन जो रिस्क है लिक्विडिटी का है कि आप इजीली बेच नहीं सकते हैं. आपको पता नहीं है कब बेचना है. ओके, जैसे विक्रम सोलार फॉर एन एग्जाम्पल. तो विक्रम सोलार में 2 तरह के शेयर थे. एक था जो लॉक इन वाला था. हमने जो लिया था वो लॉक इन उसमें नहीं था. हम ऑलरेडी हमारा स्टेक बेच चुके हैं. हाँ. उसका तो IPO आने वाला था. करेक्ट. आप निकल गए. लेकिन सर पैसा चाहिए था, क्या करेंगे. अच्छा. हमने सर 150 रुपए में इन्वेस्ट किया था रफली, और हम 450 में आजू बाजू में निकल गए. अभी क्या दाम है उसका? थोड़ा कम हो गया ना. अभी सारे अनलिस्टेड के सारे शेयर्स के भाव कम है अभी. IPO आएगा. एक चीज है कि अगर IPO का विजिबिलिटी नहीं होता है ना, तो अनलिस्टेड में भाव घट जाता है क्योंकि सेलर बहुत आते हैं और ये लिक्विड मार्केट है, तो देयर आर मोर सेलर्स देन बायर्स, तो प्राइस कितना ही है. सर लिस्टेड कंपनियां 30-40% गिर चुकी है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. दूसरा सर रेगुलेटरी है कि IPO आ नहीं सकता है कोई रीजन से. ओके. थर्ड है टाइमलाइन. आपने जो सोचा था कंपनी उतना प्रॉफिट नहीं ले रही है, नहीं बना पा रही है, तो आपका जो IPO आने वाला था वो 2 साल 3 साल भी डिले हो सकता है. लॉक इन आ जाता है तो आप एग्जिट नहीं कर पाओगे. फॉर एन एग्जाम्पल देयर आर लॉट मेनी शेयर्स जहाँ पे पेपर पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो चुका था, बट अभी शेयर्स जब लॉक इन खुलने वाला है तब उसके आजू बाजू में ही है जो IPO की प्राइस के जो है, तो आपका जो पेपर में जो प्रॉफिट था वो आप रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं. प्रमोटर इंटेंट. कुछ प्रमोटर हैं जो पैसा लेते हैं. यहाँ पे क्लासिक एग्जांपल हो जाएगा सर जेंसॉल, जहाँ पे इट वाज अ गुड बिजनेस दैट दे बिल्ड, बट वहाँ पे कुछ कमी रह गई. सो जो अनलिस्टेड एंटिटीज़ थी जैसे ब्लू स्मार्ट हो गया, मैट्रिक्स गैस हो गया, जहाँ पे काफ़ी उसको प्रॉब्लम आई है. मैट्रिक्स गैस का शेयर सर 400 रुपये से लेके वो गया था 800-900 रुपये तक, और अभी बिलो 100 रुपीज़ पे अभी ट्रेड हो रहा है अनलिस्टेड में. बट यहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं इफ द इंटेंट इज नॉट करेक्ट. वी हैव मेट सम प्रमोटर जो कंपनी पे कंपनी बना लेते हैं. उनका पहली कंपनी का IPO का अभी कोई कुछ फिजिबिलिटी नहीं है या पॉसिबिलिटी नहीं है, बट दूसरी कंपनी आ गई है और दूसरी कंपनी का वो शुरू करे. तो थोड़ी ये सब चीज़ें आपको थोड़ा रिस्की हो जाता है आपका इन्वेस्टमेंट. वहाँ पे आपको एग्जिट ले लेना चाहिए अगर आप पैसा देख रहे हैं तो. जी. वैल्यूएशन का आपने जो प्रॉफिट सोचा था वो आपको मिलेगा नहीं. तो वैल्यूएशन आप बहुत ही महंगे वैल्यूएशन पे आप एंटर कर रहे हो, जो हम आगे के एग्जाम्पल में देखेंगे. बराबर. और सबसे एक और बड़ा रिस्क है ट्रांसपेरेंसी का, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है. अगर आप SME में अगर सोच रहे हैं कि अगर SME की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अनलिस्टेड की तो उससे भी कम इन्फॉर्मेशन. बरोबर है. सो दिस इज दी हमने ये अनलिस्टेड जोन से ये वाला स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जी. तो उनको क्रेडिट इसके लिए दे रहा हूँ. तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे सर, तो फ्यू कंपनीज की बात करते हैं. जैसे Paytm, अगर जिस बंदे ने 800 रुपये पे लिया होगा तो ही वॉज एबल टू मेक अ प्रॉफिट एट द IPO, और 6 महीने के बाद ही कुड हैव गॉट आउट विद अ प्रॉफिट. बट अगर जिस बंदे ने 3500 रुपये पे लिया है, ही वुड हैव मेड अ ह्यूज लॉस. यूजुअली सर इसमें क्या होता है, इट्स अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट. जो बड़े आदमी हैं, जो बड़े HNI है, फैमिली ऑफिस है, बड़े फंड है, उनके पास वो डील पहले जाती है. अगर उन्होंने ले लिया तो ठीक है, अगर नहीं लिया तो फिर आपके पास आ रही है. ओके. अगर उन्होंने ले लिया तो उन्होंने बहुत पहले ले लिया था. जैसे अगर मैं एक और लिस्टेड शेयर की बात करता हूँ, पोलीमा टेक करके, बहुत ही चर्चा में रहा है ये वाला शेयर. तो मेरे कुछ पहचान वाले लोगों ने 80 रुपये में 150 रुपये, मतलब 140 या 250, 300-400 रुपये में वो उसमें एंट्री ली थी. मैनी ऑफ देम एग्जिटेड अराउंड 700-800 रुपीज़ पे उन्होंने एग्जिट ले लिया. अच्छा. और जो रिटेलर वहाँ पे उस प्राइस पे एंटर हुए हैं उसका भाव अभी बहुत ही कम हो चुका है. दे विल लॉस्ट लॉट ऑफ मनी. तो ऐसी गलती मत कीजिएगा. आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर हैं तो जाके कोई भी कंपनी के शेयर कुछ भी प्राइस पे मत लीजिए. इट्स बेटर टू सेट आउट, इट्स बेटर टू मिस द बस देन गेट इनटू अ रॉन्ग बस एंड नॉट एबल टू गेट आउट. क्या बात है. हाँ. बस छोड़ दो
गलत बस में जाओगे तो खर्चा ज़्यादा लगेगा, बिकॉज दूसरा रूट से फिर वापस आना पड़ेगा। वाह वाह। और यहाँ पे स्टॉप्स नहीं है सर, आपको डायरेक्टली एंड तक जाना पड़ेगा। तक जाना पड़ेगा, इट्स एन एक्सप्रेस बस। एग्जैक्टली, आप कन्याकुमारी में बैठे हैं तो कश्मीर पे ही उतर पाएंगे सर, बीच में नहीं उतर पाएंगे। तो इसीलिए प्लीज आप सिमिलरली अगर लेट्स से अगर बात करते हैं वारी एनर्जी के बराबर, जो जिन्होंने 2000-2800 पे लिया था उनका प्रॉफिट इतना नहीं बना होगा जिन्होंने 800 रुपये पे लिया हुआ है, बराबर। तो दिस आर अगेन ग्रेट कंपनीज, नथिंग रॉन्ग विद द कंपनीज इटसेल्फ, इट्स जस्ट दैट एज अ रिटेलर आपके पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी कि किस प्राइस पे लेना चाहिए, किस प्राइस पे आईपीओ आएगा, ओके, या आईपीओ आएगा कि नहीं आएगा, ओके। सो देयर आर सो मेनी स्टॉक्स विच आई हैव सीन फॉर लास्ट 5-6 years अनलिस्टेड में ट्रेड हो रहे हैं, बट उसका कोई आईपीओ कब आएगा पता नहीं है। एक प्यारा सा एग्जांपल है सीएसके का शेयर का, चेन्नई सुपर किंग्स, जो आईपीएल की वैसे भी अभी सीजन चल रही थी। अच्छा। तो उसका आई थिंक 3-4 सालों से तो ट्रेड हो रहा है अनलिस्टेड में। हाँ, अच्छा। बट वही है, आईपीओ कब आएगा किसी को पता नहीं है सर। इसीलिए लोग धोनी को छोड़ नहीं रहे हैं क्या? पॉसिबल, क्योंकि अगर जब सीएसके आईपीएल जीतता है, प्राइस ऊपर चले जाता है 200-250 रुपए तक, जब प्रॉब्लम फिर धीरे धीरे वो नीचे आ जाता है 160-180 व्हाटएवर। तो बेसिकली क्रिकेट का सट्टा खेलना है तो फिर वो सीएसके का शेयर में खेल लो। मजाक। ठीक है, तो आई डोंट वांट टू गो थ्रू ऑल द एग्जांपल्स, बट या वी कैन। इंटरेस्टिंग। सो सर, गलतियां सबसे होती है, मेरे से भी काफ़ी गलतियां हुई है। जो ये मिस्टेक ऑफ जो कमीशन है बेसिकली, कि हमने गलती कर दी है, हमने खरीद लिया है और अभी पछता रहे जी। API होल्डिंग फार्म इजी बहुत ही बड़ी स्टोरी थी, especially when they bought a listed company much bigger, so on that thesis I bought it, but गलती ये की कि मैं पकड़ के बैठा रहा, बिलीविंग इन द टर्न अराउंड, मैंने माना कि मैं सही हूँ, मार्केट गलत है, जैसे बहुत सारे रिटेलर करते हैं। तो दैट वाज अ मिस्टेक, बट द गुड थिंग वाज माय कैपिटल अलोकेशन वाज वेरी लेस, सो इट्स डिड नॉट हर्ट मी फाइनेंशियली। ओके। बीरा की जो बात करते हैं, तो मैंने ऑलरेडी बोला कि बीरा में आई बिलीव इन द प्रोडक्ट, मुझे पसंद भी है, सो आई एम स्टिल होल्डिंग इट, बट अगेन मैंने कुछ प्रॉफिट नहीं बनाया, मेरा कैपिटल वहाँ पे लॉक हो चुका है। इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर मी, अगर मैंने कहीं और पे डाला होता पैसा तो मैं और पैसा बना सकता हूँ। अगेन सिमिलर वेरी लो कैपिटल हियर, लिस्ट क्यों नहीं हो रहा है? प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही इतनी जितनी चाहिए थी। बिकॉज़ क्या फर्क पड़ता है, यहाँ तो लॉस वाले भरे हुए लिस्ट मेन बोर्ड के अंदर में। अभी जैसे सर, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि प्रमोटर का ही रीजन होता है। जैसे अभी ओयो रूम्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे सॉफ्ट बैंक, उनका जो बिगेस्ट इन्वेस्टर है, उनको बोल रहा है भाई थोड़ा सा रुक जा, 1 साल और रुक जाओ। अच्छा। तो आ जाएगा। अभी एनएससी की बात करते हैं, तो एनएससी में उसमें तो रेगुलेटरी इश्यूज है। नहीं, बट सर उसमें भी देखिए, उसमें भी लग रहा है कि 1 साल के अंदर आ जाएगा। उन्होंने काफी सारा सॉर्ट आउट कर दिया है। मैं देखिए, पता नहीं है अंदर में क्या है एग्जैक्टली। आपको मेरे को नहीं पता लगेगा, क्योंकि वो अंदर ही अंदर अलग ही पॉलिटिक्स चलता है वो। सो जब हमने 2024 में शुरुआत की थी, सो एक्मे फिनट्रेड वाज फर्स्ट अनलिस्टेड, आफ्टर रीचिंग दैट पर्टिकुलर स्टेज, या बट अगेन दैट वाज द फर्स्ट टाइम। वहाँ पे हमने 90 रुपये में लिया था शेयर्स, और करंटली वी आर 20% लॉस पे है। इट्स ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी नाउ। लिया अभी पड़ा बस, क्या ठीक है। इतना वहाँ पे भी सर मेरा 3 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं था। अच्छा, ठीक है। क्योंकि वो पहली बार ही कर रहे थे, तो मतलब जो दूध का जला होता है ना सर, वो छाछ भी फूक के पीता है, गुजराती कहावत है। तो इट्स तो हमने कहा धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। जैसे एसएमई में मैं 1 लॉट से खरीदने की शुरुआत कर रहा था। अच्छा। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे बेट से ही शुरुआत की थी। बरोबर। मेरे जो पहले के कुछ अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट रहेंगे सर, वो 5 लाख 10 लाख 15 लाख तक किए थे। जब मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा, तो जैसे अभी C2C में मेरा इन्वेस्टमेंट कम से कम 40-50 लाख का इन्वेस्टमेंट प्री आईपीओ है। पोस्ट आईपीओ आई आल्सो होल्ड 40-50 लाख ऑफ। अच्छा, C2C में कुछ इशू हुआ था ना अभी? करेक्ट। देयर आर सर DRHP, मतलब इट वाज हॉरिबली रिटन DRHP। देयर इज नो वे टू let's say there is no way to let's say talk about, it's a mistake, that they did in writing, whoever did that. Okay. I don't want to assign a blame to somebody, but फिर भी आप होल्ड करके रखे हैं। करेक्ट, बिकॉज सर मुझे जो टेक्नोलॉजी, जो मेरा थीसिस है, आई थिंक इट्स स्टिल इंटैक्ट। अगेन मेरे प्री आईपीओ जो शेयर्स है, वो तो वैसे भी लॉक इन में है। आई डोंट इवन हैव एन ऑप्शन, अगर मैं चाहता हूँ तो भी। बट मैंने जो लिया था लिस्टिंग के बाद, मैंने 600 रुपये पे लिया था सर, वो गया ऑलमोस्ट 900 रुपये तक गया था। बट आई हैड जो मेरा थीसिस है, इट वाज स्टिल प्लेइंग आउट सर। तो मैं आई एम स्टिल होपफुल कि नहीं, कंपनी विल डू गुड इन अ लॉन्ग टर्म।
अभी शायद 400 रुपये के आजू बाजू चल रही है। तो आप जो 600 में लिए उसका 400 हो गया, तो आपको मैंने थोड़ा डाउनवर्ड एवरेजिंग कर दिया था, तो मेरा अभी एवरेज जो लिस्टेड वाला जो पार्ट है वो उसका एवरेज अभी करीबन 460 के आसपास आ गया है। अब ये 200 हो गया, तो ठीक है, आई एम ओके, आई एम विलिंग टू टेक दैट रिस्क। तो और एवरेजिंग करेंगे नीचे? चांस कम है सर, क्योंकि जो पिछला, क्योंकि अभी वी आर एक्सपेक्टिंग कि रिजल्ट अभी आएगा। अच्छा। जो प्रमोटर जो बोल रहे थे वो रिजल्ट अगर उस हिसाब से इनलाइन आ गया तो होपफुली वी विल सी सम गुड मूवमेंट इन द कंपनी एज वेल। वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग कि जो कंपनी एक्सप्लेनेशन देने वाली थी वीडियो का, वो एक बार एनएससी में एनएससी जब पब्लिश करती है तो बहुत सारी क्लैरिटी आएगी एंड देन विल टेक एन एक्शन वेदर टू एग्जिट और नॉट। ओके, इंटरेस्टिंग। एक्चुअली ये जो स्टेज होता है ना, जब शेयर एक्चुअल में गिर गया है, उस समय एक इन्वेस्टर के माइंड में क्या चलता है वो मैं समझ नहीं पाता हूँ। बहुत डिफिकल्ट होता है तो सर। ये बोलता बेच दे, रखना क्यों है, वो पैसा क्यों अटका रखा, दूसरा में डाल। बट आप लोग इन्वेस्टर लोग इतने कन्विंस्ड होते हैं एक स्टोरी में कि नहीं भैया नीचे और लेने में अपने को दिक्कत नहीं है। इसलिए विजय केडिया जी, राकेश जी, चिंतन जी नहीं सर, मैं उस कंपैरिजन में बनेंगे मे बी 15-20 years डाउन द लाइन, लेट्स सी। मैं सर ऐसा समझ लीजिए चेस की गेम का अभी मैं प्यादा हूँ, मैं 7-8 कदम और चलूंगा तो शायद आगे जाके प्यादे से और कुछ बन जाऊंगा। तो वो कन्विक्शन रखना है एक स्टोरी में। और इतने नॉइज है C2C के अराउंड में, कितने लोगों ने रील्स पे बना रखे हैं उसके अराउंड में कि कंपनी। तो सर देखिए यहाँ पे मतलब इट्स बेटर टू बी साइलेंट, let the numbers and the company speak in the long run, then we can speak about it. हाँ, so इसीलिए सर we are not also answering, we are not defending the company. जो perception है सर रहने देते हैं, let's not try to change the perception. ठीक है। अगर मैं सही रहा तो 2 साल में जब मैं एग्जिट लूंगा तब मुझे वाई मिल जाएगी आपको। एग्जैक्टली अगर नहीं रहा तो मैं I'll एक्सेप्ट माई मिस्टेक एंड I'll एक्सेप्ट द लॉस। जैसे आपने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया भैया, मिस्टेक हो गया क्या है। और सर दूसरा सर ये है कि जो मेरा pre-IPO जो स्टॉक है, माई एवरेज इज अराउंड 180 रुपीज और सो आई एम ऑलरेडी इन प्रॉफिट ऑन दैट साइड। ओके। तो अगर नेट देखा जाए तो आई एम स्टिल नॉट एट लॉस। अगर मैं 200 भी जाता है तो भी मतलब मेरा लॉस इतना ज्यादा नहीं होगा। समझ गया मैं। और आपका पोजीशन साइजिंग आपने मैनेज कर रखा कि इसमें एक में लॉस हो गया लॉस हो गया नहीं। और ऐसा तो है ना कि इतना पूरा नेटवर्क का कितना परसेंटेज डाल रखा होगा स्टॉक में? इतना ज्यादा नहीं है, बट इतना कम भी नहीं है। हाँ बट ऐसा नहीं है सर कि मुझे रात को नींद नहीं आई, एंड ऑफ द डे दैट इज इम्पोर्टेंट। नींद आनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ नहीं। सो दूसरा जो हो जाता है, जो मिस्टेक ऑफ ओमिशन है, जो अच्छी चीज़ थी आपसे छूट गई है, जो गाड़ी छूट गई जो पकड़नी चाहिए थी, तो वो भी चीज़ें होती है। जैसे ओनेक्स रिन्यूएबल हमारे पास बहुत पहले आया था सर। दिस वाज इन March 24 जब हमारी बात हुई थी दिवेश भाई से। आई वॉज इन जर्मनी अनफॉर्चुनेट, तो मैं उनको पर्सनली मिल नहीं पाया था। somehow we could not invest into that. That was 3450 रुपीज़ पे जो राउंड हुआ था, उनका फ्रेंड्स एंड फैमिली वाला राउंड हुआ था, तब हमारी बात हुई थी। उसके बाद आई थिंक 4300 या ऐसा कुछ जो राउंड हुआ, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी आ गए थे। एंड देन फ्रॉम देयर द स्टॉक वेंट टू ऑलमोस्ट टू 18,000 20,000 इन अनलिस्टेड। कुछ ट्रेड्स भी वहाँ पे हुए थे। इफ वी वुड हैव इन्वेस्टेड, वी वुड हैव मेड अ गुड मनी इन द अनलिस्टेड। Marken Healthcare again a very good company that we missed out. हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी बट we could not. तो ऐसे ऑलवेज रिग्रेट्स रहेंगे सर। लाइफ इज फुल ऑफ रिग्रेट्स। ऐसा नहीं है आप हर एक चीज़ पकड़ पाएंगे, बट दैट्स ओके। यू यूज दैट टू रिफाइन योर प्रोसेस। नेक्स्ट टाइम आप देखिए और उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई यू डिड नॉट पार्टिसिपेट इन टू दैट। क्या आप चेंज कर सकते हैं आपकी प्रोसेस में, कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत अच्छा। लास्ट में गलतियों की बात कर लिए थोड़ा सा कुछ जो चीज़ सही होगी उसकी बात कर लेते हैं। दिस इज अगेन अ स्नैपशॉट ऑफ माय अनलिस्टेड, इट्स नॉट द फुल अनलिस्टेड पोर्टफोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो अगर अनलिस्टेड का और ऐसा मैं लिस्टेड का अगर देखूंगा तो 60% इज टुवर्ड्स द अनलिस्टेड साइड एंड रिमेनिंग ऑन द लिस्टेड। आपने अपना CAGR निकाला है? नहीं सर, इतना उसके लिए सर मेरा जो बहुत ही मेरे एक प्यारे दोस्त है नेक्स्ट ऋषिबान, वो ट्विटर पे कैंसलिंग के बारे में अच्छा लिखते हैं। अच्छा। वो मुझे बहुत गालियाँ देते हैं कि तू ट्रेड बुक रख। तो मैं सर सिंपल सा ये करता हूँ कि मेरा लास्ट ईयर से मेरा प्रॉफिट इस बार बड़ा होना चाहिए। दैट्स द सिंपल थिंग। और भगवान की कृपा से इतना बन जाता है जो मैं जो जर्मनी में मैं कमा रहा था उससे बहुत ही ज़्यादा मुझे स्टॉक मार्केट से मिल रहा है। इसीलिए मुझे हिम्मत हुई कि जॉब छोड़ के ये वाला मैं काम करूँ। तो सर कुछ कंपनियां जो GP को है, जो मैंने बोला कि वो मर्चेंट बैंकर के थ्रू
मेरे पास आई थी। ओके एफकॉम के लिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, हमारे पास जो हमारे मित्र है एक, उसमें से वी वर नॉट वेरी मच श्योर ऑन दिस कंपनी। जब फिर मेरी नीलांग करके बॉम्बे के का मित्र है हमारे, उन्होंने मुझे समझाया कि भाई व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ड्राई लीज एंड वेट लीज। कंपनी अभी वेट लीज पे है, वो ड्राई लीज पे जाएगी तो इससे फ़ायदा क्या होगा कंपनी को। वो जब थीसिस समझ में आया तो हमने कहा नहीं, ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसका ही फ्लाई एसबीएस का, तो फ्लाई एसबीएस में हमने करीबन हमारे दोस्तों ने सब मिला के हमने रफली 6 करोड़ का 5-6 करोड़ का हमने इन्वेस्टमेंट किया है। तो उसमें हमारी 3 महीने से बात हो रही थी दीपक जी से और कन्नन जी से कि करे नहीं करे, करे कि नहीं करे। मेरा वहाँ पे वही था कि ये एफकॉम से काफ़ी अलग धंधा है। यहाँ पे आप कस्टमर कैसे एक्वायर करेंगे, बिकॉज चार्टर प्लेन इंडिया में हायर करना कोई छोटी बात तो है नहीं। बट अगर अभी मुझे इतना ही खुशी होती है कि जब मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ कि पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़, फिल्म पर्सनालिटीज़ या वो सारे लोग या बिजनेसमैन आर यूजिंग चार्टर सर्विसेज ऑफ फ्लाई एसबीएस, तो एक अच्छा सा एक एक होता है कि हाँ भाई चलो अच्छा किया। उस टाइम पे एक घंटी बची कि हाँ भाई कर लो इन्वेस्टमेंट, एंड वी मेड अ डिसेंट मनी देयर एज वेल। ओके, सोलर में बात तो मैंने विक्रम सोलर का तो ऑलरेडी बोल दिया। मैं गार्गी का आपको बोला था, मैंने 90 रुपये में 100 रुपये में मैंने शुरुआत में इन्वेस्टमेंट किया था। तो आई डबल डाउन ऑन दैट व्हेन द प्रेफरेंस केम, आई टुक अ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इनटू दैट एज वेल। ओके, आई वाज लकी, दिस वाज वन ऑफ द फ्यू कंपनी जहाँ पे प्राइस प्रेफरेंस के कभी नीचे गई नहीं, एंड आई वाज एबल टू मेक अ डिसेंट मनी इन दैट एज वेल। ट्रांसलाइन टेक का मैंने ऑलरेडी बात कर चुका हूँ मैं। सोलियोस अगेन सो यहाँ पे जो कंपनियाँ होती है सर, मैंने आपका जो एक वीडियो देखा था जहाँ पे गुणवंत भाई जी से आपने इंटरव्यू किया था कि कंपनी का जो टॉप लाइन है वो आगे चल के बॉटम लाइन हो जाता है। तो ऐसा कुछ कुछ कंपनियों में हमारे साथ हुआ है, जैसे इंस्टा वर्ल्ड फूड है, हमने सर 80 करोड़ के मार्केट कैप पे हमने इन्वेस्टमेंट किया। अच्छा। उस टाइम पे उसका 7-8 करोड़ का कुछ तो पैट था। ओके, अभी कंपनी का इस साल का प्रॉफिट आएगा 35 से 40 करोड़ का प्रॉफिट आएगा सर। तो सर मेरा मल्टीपल अगर मैं उस हिसाब से देखूंगा तो 2 का मल्टीपल हो गया। तो जब भी इसका आईपीओ आ जाएगा तब आई विल मेक अ डिसेंट मनी इन दिस। या सो देयर आर मेनी सच एग्जांपल जो है वेयर वी इन्वेस्टेड। GH2 सोलर की जो ग्रीन हाइड्रोजन की कंपनी में जैसे हमने इन्वेस्ट किया है, तो हमने जब इन्वेस्ट किया था प्रमोटर ने बोला था वो 150 करोड़ का टॉप लाइन करेंगे FY25 में। उन्होंने 216 करोड़ का टॉप लाइन कर दिया है और 20.5 करोड़ का प्रॉफिट किया हुआ है। वाह। तो ये सारी कंपनियां जो है आपको अच्छा लगता है कि नहीं भाई, यू वांट प्रमोटर हु अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। वो प्रमोटर हमें ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि वो एक ट्रस्ट जो बिल्ड हो जाता है वो आप यू वांट टू कैरी दैट ट्रस्ट आगे चल गया। लवली। सो देयर आर अदर कंपनीज व्हिच आई हैव डिस्कस्ड, सो प्लीज गाइज नॉट ऑल ऑफ दिस शेयर्स आर अवेलेबल। जो मैंने कंपनियों के नाम मिले इजीली नहीं मिलेंगे आपको, प्लीज डोंट ट्राई टू सर्च फॉर देम। और जो मिलेंगे तो वो जिस वैल्यूएशन पे हमने खरीदा है उस वैल्यूएशन पे आपको नहीं मिलेंगे। सो आई स्ट्रांगली एडवाइज डोंट इन्वेस्ट इनटू एनी ऑफ दिस कंपनी व्हिच आई जस्ट टॉक्ड अबाउट। या एब्सोल्युटली। सो सर उस पॉइंट पे हम ये वाला अनलिस्टेड का, और कुछ आपके सवाल है तो प्लीज। आई थिंक आज हमने अनलिस्टेड इन्वेस्टिंग पे एक मास्टर क्लास देख लिया आपसे। बहुत ही ठहराव से एक एक चीज़ों को आपने समझाया है, मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया। थोड़ा फाइनेंशियल्स हम लोग नहीं डिस्कस कर पाए बिकॉज ऑब्वियसली हर कंपनी के अलग अलग तरीके होते हैं फाइनेंशियल्स को एनालाइज करने के, बट ब्रॉडर प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल्स स्टिल रिमेन द सेम। और इन्होंने कहा कि ये तो पैट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, फॉरवर्ड अर्निंग भी उतना नहीं देखते हैं। मे बी 1 साल का फॉरवर्ड अर्निंग आप देखते होंगे जो कि करंट ईयर का ही फॉरवर्ड पे ही देखते होंगे और दूर का नहीं देखते। बड़ा मज़ा आया मुझे सर। तो मतलब सर जो अनलिस्टेड और एसएमई में एक जो चीज़ है ना, जो मेन बोर्ड से डिफर करती है, मेन बोर्ड में आप चाहते हैं कि हर एक पैरामीटर आपके लाइन अप हो जाए, ऑल योर चिकन्स आर इन अ रो, ऑल योर डक्स आर इन अ रो। एसएमई अनलिस्टेड आर इट्स बेसिकली इट्स आर्ट ऑफ इग्नोरिंग सर्टेन थिंग्स व्हिच यू होल्ड डियर, तभी आपके पैसे अच्छे से बनेंगे। यहाँ पे अगर आप सब कुछ चाहेंगे कि ये भी हो वो भी हो तभी मैं पैसे डालूंगा, वैसा नहीं है सर। यहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। द ग्रेटर द रिस्क समटाइम्स ग्रेटर द रिवॉर्ड एज वेल। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। सो प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है, अनलिस्टेड में अगर आपके पास अच्छा सा कैपिटल नहीं है तो मत इन्वेस्ट कीजिए। इट्स वेरी वेरी रिस्की, इट्स मच रिस्कियर देन एसएमई। अगर आपको एसएमई रिस्की लगता है तो अनलिस्टेड उससे बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो प्लीज़ स्टे अवे। फैंटास्टिक, लवली, मज़ा आया चिंतन भाई, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा
नॉलेज बेस हम सबको प्रोवाइड किया आपने। और आई थिंक ये जो मॉड्यूल है ये मास्टर क्लास, इसका नाम ही है मास्टर क्लास ऑन अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट। बहुत मज़ा है। और अगर आपके कुछ प्रश्न हैं, चिंतन भाई के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इनका ट्विटर का हैंडल मैं आपको नीचे दे दूंगा। मैंने चिंतन भाई को रिक्वेस्ट किया है कि भैया यूट्यूब चालू करो, बिकॉज यूट्यूब में आप बहुत कुछ और कर सकते हैं जो आप ट्विटर पे नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने यूट्यूब चैनल चालू किया है, तो उसका लिंक भी जब इनका लाइव हो जाएगा मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो आप इनसे और सीख सकते हैं। और मेरा इनके साथ कोई कमर्शियल रिलेशनशिप नहीं है, न मैं इनको प्रमोट कर रहा हूँ, न इन्होंने मुझे 1 रुपया दिया है प्रमोशन के लिए। अच्छा काम कर रहे हैं, नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं और अच्छे प्रोमोटर्स लोग के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको कभी इन्वेस्ट करना हो उन कंपनी में जिनमें ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपका रुकआउट है, मेरा रुकआउट नहीं है उसमें। ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा जो मेरे पास अवेलेबल है। एब्सोल्युटली। तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग ही हम सबका ऑब्जेक्टिव है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर एक फेस टू फेस में नेक्स्ट टाइम। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.